गोविंदा जी ने कम से कम 500 फिल्म्स तो की होंगी और शाहरुख और इन लोगों ने 100-200 ही की होंगी, तो भी शाहरुख आज 7,000 करोड़ के मालिक है और गोविंदा मतलब स्ट्रगल कर रहे हैं। आई हैड वेरी स्ट्रॉन्ग रैपो एंड बॉन्डिंग विद गोविंदा। तो उन्होंने मुझे घर पर बुलाया कि धूप में मैं बैठी हुई हूँ काफी देर से। मैंने कहा कि एक बड़े मैगजीन चाहती है, आपको कवर पर लेना और आपसे बातचीत करना। गोविंदा खुद ही सबसे कहते थे कि पूजा सामंत मेरी सिस्टर है। एटलीस्ट इतनी कर्टसी तो गोविंदा में होनी चाहिए कि एक लेडी धूप में बैठी हुई हूँ, अंदर बुला ले। ये बात प्रोफेशनल एटीट्यूड की है कि आप जब टॉप पे होते हैं, हाउ यू मेंटेन योर स्टारडम। अभी रणबीर कपूर के भी एनिमल में जो है वो काफी बोल्ड सीन्स थे, एंड फिर आलिया भट्ट को कैसा लगता होगा, वो अभी बाहर दिखाने में तो कुछ तो शायद फेस पे दिखाते नहीं होंगे, लेकिन क्या इंटरनली दे आर सो ओपन कि नहीं तुम कुछ भी बोल्ड सीन्स करो तो हमें चलेगा, या फिर उनकी शादियां हमारे नॉर्मल शादियां जैसी होती है। पैसा इन सभी के लिए ज्यादा मैटर करता है। इनका एक स्टेटस होता है, सोशल स्टेटस भी मेंटेन करना होता है, तो ये लोग आम लड़के की तरफ क्यों देखने लगे। पिछले महीने मेरी मुलाकात मिथुन चक्रवर्ती के बेटे से हुई, तो मैंने बातचीत के फ्लो में नमाशी से कहा, मैंने कहा तो शादी का क्या इरादा है आपका, आपने किस हीरोइन को देख के रखा है, या इज देयर एनीवन इन योर माइंड टू गेट मैरी विथ हर। ना बाबा ना, नॉट एट ऑल। मैं किसी भी हीरोइन के साथ शादी नहीं करना चाहता। अभिनव कश्यप उनकी हर पॉडकास्ट में जाके बुराई भी कर रहे हैं सलमान खान की, तो कैसे इंसान है, क्योंकि आप मिल चुके हैं। कुछ स्टार ऐसे हैं जो जर्नलिस्ट के सामने खुलेआम स्मोकिंग करते हैं। दे जस्ट डोंट बॉदर अबाउट दिस। एक जर्नलिस्ट के नाते मुझे सलमान, जब कोई आउटसाइडर आता है तो उसको कितनी स्ट्रगल करनी पड़ती है। बहुत सारे अभी भी कास्टिंग काउचेस कुछ होते हैं, वो पार करने के बाद ही आपको फिल्म मिलेगी। क्या सिनेरियो है आज की डेट में? कुछ लोगों को जिंदगी भर स्ट्रगल करने के बाद भी अच्छा मौका नहीं मिलता। अब नाम जरूर लेना चाहिए, राकेश बेदी। अगर हम लुक्स की बात करें तो राजकुमार राव, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, इनके पास वैसे लुक्स नहीं है, तो लुक्स अब मैटर नहीं करता। और सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि बॉलीवुड की चकाचौंध दुनिया के पीछे छुपे हैं गहरे राज, इनके लाइफस्टाइल के और कुछ डार्क सीक्रेट्स। आज हम सारे बॉलीवुड के शुरू से मतलब 60-70 से लेके आज तक जो नेपो किड्स आज बॉलीवुड रूल कर रहे हैं, या खान्स जो बॉलीवुड रूल कर रहे हैं, उनके बारे में जानेंगे। सारा गॉसिप एक पॉडकास्ट में एंड तक बने रहिए। आज की हमारी गेस्ट हैं पूजा सामंत जी, जो कि पिछले 42 ईयर्स से बॉलीवुड जर्नलिज्म कर रही हैं। इनका काफ़ी बड़े बड़े सितारों के साथ उठना बैठना भी रहा है, तो ये सारे बॉलीवुड की इंटरनल बातें भी जानती है, जो आज हमारे साथ बैठ के वो रिवील करेंगी। हम और भी हमारे पॉडकास्ट में बड़े बड़े सितारे लाना चाहते हैं आपके सपोर्ट से, लेकिन वो होगा अगर आप हमें सब्सक्राइब कर लें तो। चलो पॉडकास्ट शुरू करते हैं। पूजा मैम, आज मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कि हम हिंदी फिल्म के इतने सीनियर जर्नलिस्ट से मिल रहे हैं, तो आज बहुत सारे इनसाइड खबर हमें मिल जाएंगे बॉलीवुड के, इस आशा के साथ मैं आपसे कुछ सवाल पूछता हूँ। पहले आपने कई इंटरव्यूज़ में बताया है कि कई वेटरन एक्टर्स थे जिनके अफेयर्स थे, तो आज के तारीख में ऐसा कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर आज भी चालू है जो आपकी जानकारी में है? एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स फिल्म इंडस्ट्री में, जिसे हम आज बॉलीवुड कहते हैं, वो तो काफ़ी बरसों से चलते आ रहे। मतलब मेरी जानकारी में राज कपूर साहब और नरगिस, वी ऑल नो देम, उनके बारे में भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर ही था। बिकॉज राज कपूर तो जब इंडस्ट्री में आए तो ही वॉज ऑलरेडी मैरिड एंड हैप्पीली मैरिड, हैविंग 4 और 5 किड्स। तो वो एक था, एग्जाम्पल था सामने कि उनका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है। दिलीप कुमार साहब और मधुबाला, ये भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था। नॉट एक्स्ट्रा मैरिटल, दे वांटेड टू गेट मैरी बट समहाउ द थिंग्स डिडंट हैपन। तो वो था। आगे चलकर ये बात आगे बढ़ती गई और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, लेकिन आज की तारीख में ऐसे कोई एग्जाम्पल नहीं कह सकते कि ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल भी रहा है या नहीं चल रहा है। थिंग्स हैव चेंज, ऐसी बातें हो रही है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, मे बी बिहाइंड द क्लोज डोर्स। तो ऐसा कोई एग्जाम्पल अभी मेरे सामने है नहीं कि जो है। राजेश खन्ना, डिम्पल कापड़िया वॉज मैरिड बट स्टिल समहाउ राजेश खन्ना अंजू महेंद्रू के साथ दोस्ती रखते थे। किसी ज़माने में अक्षय कुमार और रवीना टंडन एक दूसरे से प्यार करते थे, लेकिन उनकी शादी
किन्हीं हालातों में हुई नहीं, तो वो उसे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर नहीं कह सकते. दे वांटेड टू गेट मैरी पर थिंग्स डिडंट हैपन. लेकिन अभी आपने जो नाम लिया अक्षय कुमार, तो अक्षय कुमार के बारे में तो ऐसे सुनने में आया है कि कम से कम 5 से 6 उस दौर की 90s की जो एक्ट्रेसेस थी उनके साथ उनका लिंकअप था. कभी किसी से एंगेजमेंट होता था, फिर किसी से लिंकअप. तो इसे एक्स्ट्रा मैरिटल भी नहीं है, फ्लैम बॉय जैसा कहेंगे कि आप बहुत सारे रिलेशंस रखते हो. तो ये क्या सही है और कैसे रिलेशंस थे तब? अक्षय कुमार एज ए पर्सन अभी तो एकदम मैरिड और ढंग से हैं, तो पहले कैसे थे और अभी कैसे हैं? अक्षय कुमार की आज के तारीख में तारीफ की जाए उतनी कम है. ही इज़ टोटली डिवोटेड टू हिज फैमिली, हिज किड्स, हिज वाइफ. मतलब बहुत ही डिसिप्लिन्ड है. आज अक्षय कुमार की तरफ लोग देखकर कहते कि भाई एक्टर हो तो इनके जैसा. फिटनेस की बात कहिए, वक्त पे आने की बात कहिए. एवरी संडे सुना है कि वो शूटिंग नहीं करते, अपना पूरा वक्त फैमिली को देते. साल में 1-2 बार फैमिली के साथ विदेशी लोकेशंस पे जाके हॉलीडे स्पेंड करते हैं. आज तो अक्षय बहुत बदल गए हैं. मतलब अक्षय कुमार मिसाल बन चुके हैं इंडस्ट्री में. हाँ, डेफिनेटली एक वो भी दौर था जब अक्षय कुमार का नाम हीरोइन के साथ कनेक्ट होता रहा. एंगेजमेंट भी सुनने की बात हुई, कभी शिल्पा शेट्टी के साथ, रवीना के साथ, पूजा बत्रा के साथ. तो ये सब बातें हुई है और समय समय पर उस दौर की इन अभिनेत्रियों ने कहा कि हाँ वी वेयर टुगेदर. पर जैसा मैंने अभी कहा कि ये बातें वर्कआउट नहीं हुई. फिर ट्विंकल खन्ना के साथ कैसे उनका जुड़ा, मतलब फिर मैरिज तक कैसे आया? क्योंकि वो अचानक ही एक फेज था कि रवीना टंडन के साथ था और फिर अचानक ट्विंकल खन्ना कैसे आई ज़िंदगी में? ट्विंकल खन्ना को वो इसलिए रिस्पेक्ट करते थे क्योंकि वो राजेश खन्ना के फ़ैन थे. अक्षय कुमार राजेश खन्ना एक वेटरन एक्टर के रूप में वो जानते थे, रिस्पेक्ट करते थे. राजेश खन्ना को वो जब पसंद करने लगे एज एन एक्टर, एज एन ह्यूमन बीइंग, नेचुरली ट्विंकल खन्ना तब इंडस्ट्री में अच्छा काम कर रही थी. ट्विंकल को वो 1-2 बार मिले, प्यार हुआ. लेकिन जहाँ तक मेरी नॉलेज है, ट्विंकल खन्ना को उनसे प्यार तब नहीं हुआ था. तो ट्विंकल को उन्होंने कहा कि मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ. आई वॉन्ट टू कंटिन्यू दिस रिलेशनशिप लाइफ लॉन्ग फॉर एवर. तो ट्विंकल ने कहा कि मेरा तो करियर चल रहा है, अभी मैं मेला फिल्म कर रही हूँ आमिर खान के साथ. अगर ये फिल्म चलती है तो आई वुड डेफिनेटली गो फॉर दिस सेकेंड ऑप्शन टू कंटिन्यू माई करियर. अक्षय कुमार ने कहा कि अगर मेला फिल्म नहीं चलती तो आप मेरी हो जाओगी, मतलब हम शादी करेंगे. तो इस तरह की कंडीशन इन्होंने रखी और अनफॉर्चुनेटली फॉर ट्विंकल मेला फिल्म चली नहीं, फ्लॉप हो गई. तो ये फ्लॉप होना आमिर के लिए भी एक तरह से सेटबैक था. आमिर के ब्रदर भी थे उसमें, फैजल खान. और अक्षय कुमार के लिए ये एक तरह से जैकपॉट था कि वो सेटल होने जा रहे थे. ट्विंकल जैसी नेक लड़की के साथ उन्होंने गृहस्थी बसाई और करियर में और पर्सनल लाइफ में 4 चांद लग गए. मतलब हमेशा के लिए वो सुखी रहे. तो इसलिए ये कंडीशन वर्कआउट हो गई, शादी हो गई एंड दैट्स हाउ दे गॉट मैरिड. लेकिन एक चीज़ जो है ना, अभी ये तो एक्स्ट्रा मैरिटल तो क्या है कि बहुत ज़्यादा सुनने में आता है और लोग उसके बारे में गॉसिप करना पसंद करते हैं. लेकिन मैं ना शादियों पे आना चाहता हूँ. बॉलीवुड में जितनी भी सेलिब्रिटी फैमिलीज़ हैं, पहले तो ये देखा जाता है कि वो एक दूसरे में ही कहीं ना कहीं साठगांठ करने की कोशिश करते हैं. जैसे अभिषेक बच्चन ने ऐश्वर्या राय के साथ शादी की है, तो जबकि उन्होंने बहुत लेट भी शादी की और उनकी मतलब काफ़ी सारे रिलेशनशिप थे ऐश्वर्या जी के साथ, मतलब सलमान के साथ सुनने में आता है, विवेक ओबरॉय के साथ सुनने में आता है. तो पहला तो मेरा सवाल ये है कि पहले तो ये आपस में ही क्यों शादी करना ज़्यादा सोचते हैं कि मतलब किसी एक्टर के साथ ही शादी हो? कोई आम आदमी को क्यों या आम इंसान को क्यों नहीं चुनना चाहते हैं या पसंद नहीं करते? इसका जवाब बहुत ही सिंपल है प्रवीण, मैं आपको बताऊं. बात यह है कि दिन रात शूटिंग, फिल्में, आउटडोर लोकेशन, स्टोरी सेटिंग, नरेशन, गाने होते हैं, कॉस्ट्यूम ट्रायल होते हैं. इसी बहाने ये लोग मतलब दिन के 16 घंटे 18 घंटे उसी माहौल में बिताते हैं. तो उनके सामने यही ऑप्शन होता है ना, और नज़दीकियाँ बढ़ती जाती है किसी एक्ट्रेस के साथ
को एक्टर्स के साथ दोस्ती बढ़ती है। और कॉमन आदमी मिलते भी नहीं है इन्हें ना, सेलिब्रिटीज रहते हैं तो फिर मिलना भी नहीं, लेकिन इसमें फिर एक बार शादी हो जाती है। फॉर एग्जांपल अभी रणवीर सिंह की शादी हो चुकी है दीपिका पादुकोण के साथ। अब एक बार आपने कभी साथ में शायद काम किया होगा, आपने कोई रोमांटिक सीन भी किया होगा, साथ में आप क्लोज हुए होंगे तो आपको प्यार हो भी गया होगा। लेकिन दूसरी बार किसी और हीरोइन के साथ अगर आपको रोमांटिक सीन करना है तो फिर उस केस में क्या ये सेलिब्रिटीज़ जो हैं वो आपस में इतने ओपन होते हैं कि हाँ कर लो जो भी करना है? अभी रणबीर कपूर के भी एनिमल में जो है वो काफ़ी बोल्ड सीन्स थे। एंड फिर आलिया भट्ट को कैसा लगता होगा, वो अभी बाहर दिखाने में तो कुछ तो शायद फेस पे दिखाते नहीं होंगे, लेकिन क्या इंटरनली दे आर सो ओपन कि नहीं तुम कुछ भी बोल्ड सीन्स करो तो हमें चलेगा, या फिर उनकी शादियाँ हमारी नॉर्मल शादियाँ जैसी होती है? आई मीन अब इसका जवाब क्या दे, क्योंकि शादियाँ और रिश्ते तो नॉर्मल आदमियों की तरह ही होते हैं बिहाइंड द क्लोज डोर्स। लेकिन पैसा इन सभी के लिए ज़्यादा मैटर करता है। एक आम आदमी, हम तुम जैसे आम आदमी जो है, हमारी ज़रूरतें उतनी नहीं होती ना। इनका एक स्टेटस होता है, सोशल स्टेटस भी मेंटेन करना होता है, तो ये लोग आम लड़के की तरफ क्यों देखने लगे? एक बार स्टारडम पर पहुंचने के बाद इन लोगों का आम आदमियों से कोई वास्ता एज गुड एज नहीं के बराबर रहता है। हाँ, क्यों एक आम लड़की उनके कांटेक्ट में आएगी? उनका उठना बैठना 5 स्टार कल्चर में होता है। मेकर्स, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, फैशन डिज़ाइनर, स्टाइलिस्ट, इनका एक अलग दुनिया है, एक अलग कल्चर है। तो वैसे ही लोग इनके संपर्क में आते हैं। मैं एक सही बात, एक मिसाल देना चाहूँगी। पिछले महीने मेरी मुलाकात मिथुन चक्रवर्ती के बेटे से हुई, मीमो चक्रवर्ती से। ही हैज़ इन्वाइटेड मी टू हिज मड आइलैंड बंगलो। उनके पिताजी का जो बंगला है, बंगले का नाम ही मीमो है। तो वहाँ मैं उस बंगले में गई। काफ़ी देर तक हमारा इंटरव्यू हुआ। वो इंटरव्यू मैंने अपने पॉडकास्ट के लिए किया था। तो हम सभी जानते हैं कि नमाशी, मिथुन के जो बेटे हैं, छोटे बेटे, तो नमाशी की मम्मी योगिता बाली है, मिथुन की पत्नी। काफ़ी हैप्पी मैरिड लाइफ है मिथुन की पिछले कुछ सालों से। लेकिन ये बात भी तो किसी से छिपी नहीं ना कि मिथुन चक्रवर्ती का काफ़ी स्ट्रॉन्ग अफेयर था श्रीदेवी के साथ। तो मैंने बातचीत के फ्लो में नमाशी से कहा, मैंने कहा तो शादी का क्या इरादा है आपका? आपने किस हीरोइन को देख के रखा है, या इज़ देयर एनीवन इन योर माइंड टू गेट मैरी विथ हर? ना बाबा ना, नॉट एट ऑल। मैं किसी भी हीरोइन के साथ शादी नहीं करना चाहता। मैं एक आम लड़की के साथ शादी करना चाहता हूँ जो फिल्मों से कनेक्टेड न हो, न स्टाइलिस्ट हो, न फैशन डिज़ाइनर हो, एक्ट्रेस तो बिल्कुल नहीं, दूर दूर तक नहीं। मैंने कहा है ये क्या ताज्जुब की बात है? मैंने कहा ऐसा क्यों? नहीं बहुत हो गया। मतलब कहीं ना कहीं पिछली बातें उनकी जहन में हो, उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री का माहौल देखा हो कि किस तरह का यहाँ एक ट्रेंड होता है, किस तरह के रिश्ते बनते हैं और बिगड़ते भी है। उन्होंने देखा होगा, महसूस किया होगा, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर देखे होंगे। तो मैंने कहा कि ये तो सरप्राइजिंग है। मतलब नमाशी जो खुद 2 लीडिंग एक्टर और एक्ट्रेस के बेटे हैं और आप ऐसा कह रहे हो? तो उन्होंने कहा नहीं। मैंने कहा कि अभी आपको बताना ही होगा कि ऐसा क्यों कह रहे हो आप। क्या मतलब अभी वही बातें। मेरी मम्मी लीडिंग एक्ट्रेस थी, शी वॉज ऑन टॉप व्हेन शी लेफ्ट द इंडस्ट्री। मतलब योगिता बाली ने अमिताभ बच्चन से लेके मिथुन तक, राजेश खन्ना से लेके कई बड़े स्टार के साथ, वेरी ब्यूटीफुल एक्ट्रेस, स्टनिंग गुड एक्ट्रेस, तो उन्होंने काम किया। प्लस मिथुन तो वी ऑल नो नेशनल अवार्ड विनर है, 1 बार नहीं 3 बार नेशनल अवार्ड, फिल्म फेयर अवार्ड। आज भी मिथुन चक्रवर्ती एक्टिव है, दो ही हैज़ क्रॉस 75। तो एक्टर और एक्ट्रेस का बेटा होने के बावजूद आप ऐसा क्यों कह रहे? तो उन्होंने मुझे वजह बताई। मुझे कहा कि नहीं, अब मैं बोर हो चुका हूँ। मैंने जन्म से अपने माता पिता को देखा फिल्मों में काम करते हुए। तो हम जब डाइनिंग टेबल पे बैठते हैं तो हम फिल्मों की बातें करते हैं, होता ही है ना। मेरा बड़ा भाई एक्टर है मीमो, उनकी वाइफ वो भी एक्ट्रेस है।
तो इतना फिल्म हो चुका है, तो अब मैं दोबारा अपनी ज़िंदगी में फ़िल्म रिलेटेड कोई लेना नहीं चाहता। क्यों मैं ज़िंदगी भर सिर्फ फिल्म रिलेटेड बातें करता ना हूँ, उसी माहौल में आगे बढ़ूँ। तो तौबा तौबा, अब मैं नहीं किसी भी फिल्म रिलेटेड लड़की से शादी करना चाहता। जो भी फिल्मों से अलग होगा जिसका करियर, उससे मैं शादी करना चाहता हूँ। पूजा जी, लेकिन जनरली फिल्म स्टार्स के रिलेशन में हमने एक और टर्म सुना है, वो सुना है सेक्सलेस मैरिजेस। मतलब लोग सिर्फ दिखावे के लिए शादी करके एक साथ रहते हैं, लेकिन एक्चुअली फिर ओपन कल्चर भी है। तो क्या ये सही है? सुना है, पर एट द मोमेंट ऐसा कोई एग्जाम्पल मेरे सामने नहीं है कि उन्होंने दिखावे के लिए शादी की हो और बाद में दे आर नॉट हैप्पी। ऐसा कोई एग्जाम्पल नहीं है, क्योंकि मैंने खुद ये महसूस किया, दीपिका पादुकोण जब रणबीर से अलग हो गई, रणबीर कपूर, हाँ रणबीर कपूर, तो उनको डिप्रेशन हुआ, उन्होंने ट्रीटमेंट भी ली, और इस बारे में सोशली वो एक्टिव भी रही। ये नहीं कहा उन्होंने कि मैं रणबीर के कारण डिप्रेशन से गुजर रही हूँ, पर वी ऑल नो दैट, क्योंकि उन्होंने टैटू भी करवाया था उसके नाम का। टैटू भी करवाया था। तो उस रिश्ते से बाहर निकलने पर उनको बड़ी तकलीफ हुई। बहुत जल्दी उनके लाइफ में रणवीर सिंह आ गए, रामलीला, बाजीराव मस्तानी और फिर पद्मावत, 3 बड़ी फिल्में की उन्होंने, तीनों की तीनों सुपरहिट रही। तो उनका एक दूसरे के साथ प्यार हुआ, शादी हुई, और अभी वो बहुत ही खुशहाल ज़िंदगी जी रहे हैं। लेकिन मैंने महसूस किया, और हम सभी मीडिया वालों ने इस बात का अंदाज़ा लगाया कि ये दोनों एक दूसरे के साथ इन्वॉल्व है और शादी करेंगे तो कोई मतलब सरप्राइज़ नहीं होगा। क्योंकि बाजीराव मस्तानी का प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था पुणे में, तो एज ए मीडिया जर्नलिस्ट इवन आई वॉज विद देम। मीडिया को लेके उन्होंने पुणे में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की। तो समझ लीजिए यहाँ रणवीर और दीपिका बैठे हुए हैं, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान रणवीर सिंह दीपिका को यूँ देखे जा रहे, तो मतलब इट इज़ वेरी ऑब्वियस। हाँ, मतलब वो बहुत ज़्यादा अटेंशन था रणवीर का दीपिका के। तो महसूस भी किया कि कुछ मर्तबा दीपिका थोड़ी शर्माई, थोड़ी अलर्ट हुई। लेकिन ये कॉफ़ी विद करण में थोड़ा सा ऑकवर्ड सिचुएशन हो गया था उनका, जब उन्होंने कहा कि मैं भले रणवीर के साथ रिलेशनशिप में थी, लेकिन मैं और भी एक्सप्लोर कर रही थी चीज़ें। तो फिर इस चीज़ को क्या कहेंगे? खुद ये तो हम मानते हैं कि वो डिप्रेशन में गई थी, लेकिन फिर उनके 5-6 और भी अफेयर्स थे जो बातें की जाती हैं अलग अलग 3-4 लोगों के साथ। हाँ, ये बातें तो सबको पता है। I do not want to mention all those things. Right from Again, cricketers, businessmen, everyone were there in that list. I guess Deepika was very successful right from the beginning. Though that time she was not connected with the Bollywood. लेकिन प्रकाश पादुकोण की बेटी होने से एक जो टैग उन पर लगा हुआ था, एंड शी वॉज वेरी सक्सेसफुल मॉडल ऑल्सो। तो मॉडलिंग के दौरान होता ही है ना, कोई सुंदर लड़की हो तो और भी लड़के इर्द गिर्द उनके आते हैं, तो दोस्ती भी हो तो भी एक लेबल लग जाता है कि कुछ हो रहा है, कुछ चल रहा है। तो वो वाली सारी बातें थी। लेकिन रणवीर सिंह के संपर्क में आने के बाद बोथ ऑफ देम वेर वेरी डेडिकेटेड टू ईच अदर, लॉयल थे। एक थोड़ी देर पहले जो मैंने सवाल पूछा था कि शादियाँ एक दूसरे के साथ कर तो लेते हैं, लेकिन फिर उनको एक दूसरे का जो काम होता है बहुत बार उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा देते हैं। कि जैसे कि कोई हीरोइन के साथ समझ लो किसी हीरो ने शादी कर ली है, तो अभी वो उसको क्या ये भी कहता है कि नहीं अभी आप तुम बोल्ड सीन नहीं कर सकते, या स्क्रीन पे तुम किसी और हीरो के साथ कोई भी सेक्सुअल इंटीमेसी वाला कोई सीन है तो वो तुम ना करो। तो ऐसे भी सुनने में आता है कि बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस अप्लाई कर देते हैं शादी होने के बाद, जबकि उससे पहले तो वो कर रही थी और उसके पहले देखकर शायद आपने उसको अट्रैक्ट हुए होंगे, लेकिन ये रिस्ट्रिक्शंस फिर उनके आपस में लग जाते होंगे क्या? आई गेस ऐसा रणवीर सिंह और दीपिका के वैवाहिक जीवन के बारे में तो ऐसा लग नहीं रहा है, क्योंकि दीपिका की शादी होने के बाद भी दीपिका ने काफ़ी बोल्ड सीन दिए हैं। सिद्धांत चतुर्वेदी के साथ वो कौन सी फिल्म की थी? OTT फिल्म थी। हाँ, OTT फिल्म थी। शी गेव बोल्ड सीन, मतलब शी इज़ फ्री स्पिरिटेड वुमन, शी कैन डू वॉट एवर शी वॉन्ट्स टू डू। और अभी
अभी मतलब जब से शादी हुई ऐसी कोई रिश्तों पर पाबंदी है नहीं रणवीर की तरफ से। और आलिया भट्ट और रणबीर कपूर दे आर ऑल्सो हैप्पीली मैरिड। मुझे नहीं लगता कि रणबीर ने ऐसी कोई बंदिशें लगाई हो। लेकिन क्या पहले ऐसा होता था जब बॉलीवुड बहुत ज़्यादा 70s 80s में बहुत ज़्यादा 90s में भी ऐसे बहुत ये कर रहा था, तब ऐसे बहुत बातें सुनने में आती थी कि उन्होंने फिर हीरोइनों ने काम करना ही छोड़ दिया, मतलब जस्ट बिकॉज ऑफ शादी हो चुकी। एग्जाम्पल राजेश खन्ना डिम्पल कपाड़िया। राजेश खन्ना नेवर वांटेड डिम्पल टू वर्क एक्ट इन द फिल्म्स आफ्टर देयर मैरिज। सभी को पता है कि 16 साल में शी गॉट मैरिड, एट द एज ऑफ 17 शी डिलीवर्ड ट्विंकल, और 19 की थी तब दूसरी बेटी हुई। तो एक होता है कि आफ्टर डिलीवरी बच्चियाँ जब थोड़ी बड़ी हुई, उनका जो अर्ज था कि मैं फिल्मों में फिर से लौट आऊँ, तो राजेश खन्ना नेवर अलाउड हर कि आप फिल्मों में काम करो। उन्होंने कहा कि मैं सुपरस्टार हूँ, मुझे लगता है कि यू शुड बी अ ड्यूटीफुल मदर एंड वाइफ। तो कुछ समय बाद वो काम करना चाहती थी डिम्पल, लेकिन राजेश खन्ना डिडंट अलाउ हर। तो ये तो एग्जाम्पल है ही है। ऐसे कई एग्जाम्पल है। लीना चंदावरकर जी ने खुद छोड़ा करियर, मतलब उनका किशोर कुमार के साथ शादी हुई लेकिन उससे पहले ही वो छोड़ चुकी थी। हाँ, और ऐसा भी कपूर खानदान के बारे में ये सुनने में आया है कि उनमें लेडीज पहले काम नहीं करती थी एक बार शादी करते ही। नीतू सिंह जैसे। कमिंग बैक टू सेम पॉइंट, आई वुड लाइक टू मेंशन ऋषि कपूर एंड नीतू सिंह। नीतू सिंह वाज सच अ ब्यूटीफुल गुड डांसर, गुड एक्ट्रेस। शी हैज टू लीव इंडस्ट्री, क्योंकि कपूर परिवार का वो एक रूल सा था कि नहीं करेंगी लड़कियां, काम नहीं करेंगी। बबीता, एवरीवन। हाँ, राज कपूर साहब ने भी अपनी डॉटर इन लॉ बबीता वो सक्सेसफुल एक्टर ऑफ हर टाइम्स, लेकिन उन्होंने अलाउ नहीं किया। लेकिन जब बच्चियाँ बड़ी हुई तो एक उनका था कि मैं फिल्मों में काम नहीं कर पाई, पर आई वुड लाइक माई डॉटर टू रेज इन दैट एटमॉस्फेयर, वो भी एक सक्सेसफुल एक्टर बने। मेरा सपना पूरी तरह से नहीं फुलफिल हो पाया, लेट देम वर्क। तो शी हैज़ टू फाइट। करीना और करिश्मा करीना बहुत सक्सेसफुल बनी, आज भी है। तो ये नेपो किड्स का आजकल जो सिनेरियो चालू है कि नेपो किड्स, तो क्या ये सही है कि आउटसाइडर को अभी एंट्री बॉलीवुड में बहुत ही कम मिलने वाली है, नहीं मिलने वाली, या उनको दबाया जाता है किसी तरह से कि कोई आ भी जाता है फॉर एग्जांपल, तो वो डायरेक्टर्स के या प्रोड्यूसर्स से प्रेशर डलवा के और उनको काम से निकलवा देते हैं या साइड रोल दे देते हैं? ऐसा भी आज भी होता है प्रवीण। कई तरह की बातें हैं। नेपोटिज्म एग्जिस्ट करता है, लेकिन नेपोटिज्म एग्जिस्ट तब करता है पहली फिल्म तक। किसी में टैलेंट नहीं है। अब लोग कहते थे कि करण जौहर टुक अनन्या पांडे एंड आलिया भट्ट अंडर हिज विंग्स और लॉन्च किया। तो जहाँ तक हम नेपोटिज्म के मुद्दे पे आए, तो करण जौहर ने आलिया भट्ट को इंट्रोड्यूस किया स्टूडेंट ऑफ द ईयर से, फिल्म सक्सेसफुल हुई और आलिया भट्ट के लिए रास्ते आगे खुल गए। बहुत टैलेंटेड है, महेश भट्ट साहब जैसे बड़े मेकर की बेटी है। तो आलिया भट्ट वॉज ऑलवेज टैलेंटेड। ये बात अलग है कि महेश भट्ट साहब ने अपनी बेटी को लॉन्च नहीं किया, करण जौहर ने किया, लेकिन उसमें टैलेंट है तो वो आगे चलती गई। अनन्या पांडे सफल है, अनन्या पांडे को भी करण जौहर ने ब्रेक दिया था। तो नेपोटिज्म की बातें तब तक सही है, मतलब किसी भी बड़े स्टार की बेटी बेटा को आराम से लॉन्चिंग पैड मिल जाता है, क्योंकि वो एक लेगेसी होती है, टैलेंट होता है, ग्लैमर होता है। मतलब एक आम दर्शक भी ये देखने के लिए उत्सुक है कि कल कोई आलिया भट्ट की बेटी राहा, आलिया भट्ट और रणबीर कपूर की बेटी आज से 10-15 साल के बाद एज ए एक्ट्रेस, लीडिंग एक्ट्रेस के रूप में कोई भी मेकर उनको लॉन्च करे, तो कोई भी आंखें बंद करके फिल्म देखने के लिए जाएगा कि रणबीर कपूर की बेटी कैसे काम कर रही है। करेक्ट, फर्स्ट टाइम का तो एडवांटेज हो जाता है, एडवांटेज हो जाता है, पर आगे वही कलाकार, वही एक्टर एक्ट्रेस टिक पाएंगे जिनमें टैलेंट हो। या अमिताभ बच्चन की पोती, अभी जब शायद वो लॉन्च हो तो लोग एक्साइटेड होंगे ना, अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या की लड़की।
लेकिन अभी ये तो नेपोटिज्म में क्या है कि बच्चे जो है स्टार के जो फैमिली के बिलोंग करते हैं वो काम करते हैं। अभी लेकिन आउटसाइडर्स की बात इसमें करते हैं कि इसी पूरे जो इंडस्ट्री में अभी जब कोई आउटसाइडर आता है तो उसको कितनी स्ट्रगल करनी पड़ती है कि आज भी क्या है आसानी से रोल मिल जाता है, या आपको बहुत सारे पापड़ बेलने पड़ते हैं, या फिर बहुत सारे अभी भी कास्टिंग काउचेस कुछ होते हैं कि जिसकी वजह से आपको वो पार करने के बाद ही आपको फिल्म मिलेगी। क्या सिनेरियो है आज की डेट में? सिनेरियो ये है कि अगर आप में लुक्स हो ना हो ये मैटर अब उतना नहीं करता। अगर हम लुक्स की बात करें तो राजकुमार राव, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, इनके पास वैसे लुक्स नहीं है, कन्वेंशनल हीरो के लुक्स नहीं है। राधिका आप्टे के पास भी नहीं है हीरोइनों की, मतलब शी इज नॉट दैट ये एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। तो लुक्स अब मैटर नहीं करता, आप में टैलेंट हो, और सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि आपकी किस्मत कितनी अच्छी है। कुछ लोगों को ज़िंदगी भर स्ट्रगल करने के बाद भी अच्छा मौका नहीं मिलता। अब नाम ज़रूर लेना चाहिए, राकेश बेदी कई सालों से काम कर रहे, ही सीनियर एक्टर, प्रूव कर चुके, ही इज़ अ स्टेज एक्टर। उसके बाद कई ऐसी फिल्मों में जहां उन्होंने छोटे मोटे किरदार किए। अब धुरंधर के बाद किस्मत बदल गई, किस्मत अभी रंग लाई है, और उम्मीद करती हूँ कि आगे भी उनको एक धुरंधर जैसे रोल मिले, सॉलिड, जो इम्पैक्ट करे, है वेरी ना। नाइस एक्टिंग ही डिड। और सेम एज अक्षय खन्ना का भी, भले अक्षय खन्ना पिक्चरें काफ़ी की होंगी और राकेश बेदी से ज़्यादा की होंगी, लेकिन फिर भी रिकग्निशन उनको छावा और अभी जो धुरंधर है उसमें जितना मिला है उतना उसमें नहीं मिला है। तो किस्मत एग्जैक्टली कब साथ होती है तो हम बता नहीं सकते, लेकिन नए न्यू कमर्स जो होते हैं वो आज की डेट में कैसे आते हैं बॉलीवुड में? मतलब वो क्या उनको ईजीली कोई भी कास्ट कर लेता है, या डायरेक्टर्स में से मीटिंग करते हैं, वो क्या करते हैं एग्जैक्टली आज की डेट में? जो मुंबई के बाहर के लोग हैं वो स्ट्रगल करने के लिए मुंबई आते हैं, माया नगरी है, ड्रीम सिटी है। और ये मुझे लगता है ये जो साइकिल है हर किसी को पता चल गई है कि अब डायरेक्ट प्रोड्यूसर डायरेक्टर से उनको काम नहीं मिलता, उनको थ्रू प्रॉपर चैनल यानी कास्टिंग डायरेक्टर, कास्टिंग काउच के पास जाना ही पड़ता है। एजेंसीज़ है, और इंडस्ट्री में आजकल सबसे बड़ा नाम है मुकेश छाबड़ा जी का। जितनी भी बड़ी फिल्में हैं, मेरे नॉलेज के अनुसार रंग दे बसंती, इस फिल्म से उन्होंने अपना करियर शुरू किया था, और मतलब सभी मेकर अब उन पर विश्वास करते हैं। एक अच्छा खासा नाम है, गुडविल बन चुका है उनका। तो मुकेश छाबड़ा के पास अगर उन्होंने आपकी कास्टिंग की तो मान लीजिए आपके लिए दरवाजे खुल गए। ऐसे कुछ है कास्टिंग एजेंसीज जिनके पास आपका पोर्टफोलियो जाता है, फिर जैसे रिक्वायरमेंट होती है ऑडिशन करके उनको काम मिल जाता है। और एक दूसरा प्लेटफॉर्म OTT का मिला है, तो अगर किसी बड़े फिल्म में कलाकारों को, अपकमिंग कलाकारों को अगर मौका नहीं मिला, OTT पे मिल जाता है। OTT नहीं मिला तो टेलीविज़न है, अगर कहीं नहीं मिला तो लोग स्टेज के लिए जाते हैं। कुछ है ऐसे एक्टर जो स्टेज को अपना माँ बाप समझते हैं कि अगर हम स्टेज पे पहले काम करें तो हमारी एक्टिंग निखर कर आएगी, एक बैकग्राउंड मिलेगा। तो ऐसा भी है। तो मतलब ये आजकल सभी लोगों को पता है कि यहाँ कोई सुभाष घई नहीं बैठे हुए कि आपको देख लिया और मौका दे दिया, ऐसा नहीं है। तो ये कास्टिंग काउच, मतलब जो कास्टिंग डायरेक्टर्स हैं आजकल, अब कास्टिंग काउच तो अलग शब्द हुआ, कास्टिंग डायरेक्टर्स ये अभी ट्रेंड आया है, पहले तो डायरेक्टर्स ही देखते थे। बिल्कुल, मतलब ये कास्टिंग एजेंसीज, कास्टिंग डायरेक्टर, ये ट्रेंड पिछले कुछ 10-12 सालों से बहुत तेज़ी से उभर कर आया है इंडस्ट्री में। उससे पहले डायरेक्टर ही कास्टिंग करते थे। अनगिनत ऐसी सक्सेसफुल फिल्में हैं जहाँ पर डायरेक्टर ने कास्टिंग की हुई है, वो सक्सेसफुल रही है। लेकिन अब पूरी तरह से डायरेक्टर तो करते ही नहीं है। चंद महीने पहले मेरी मुलाकात एक्ट्रेस बिंदु के साथ हुई, जिन्होंने कई सफल फिल्में दी, एक वेटरन एक्ट्रेस के रूप में उनका नाम है। तो बिंदु जी ने मुझे उनके घर पर कहा कि, मैंने कहा आजकल आप फिल्मों में काम नहीं कर रही, तो बोली मेरे लायक कुछ रोल हो तो बताए, ऐसा रोल नहीं है। और दूसरी बात यह है कि मुझे कॉल आता है, मैं फला एंड फला कास्टिंग डायरेक्टर के ऑफिस से बोल रहा हूँ, बिंदु आपके लिए रोल है। तो बिंदु जी ने कहा कि मतलब
इतना भी कर्टसी नहीं है, इतनी भी जहमत नहीं है कि मुझे बिंदु जी के संबोधन कहे। मतलब बात करने वालों को ये तक नहीं पता कि बिंदु इज़ ऑलमोस्ट 80+ एक्ट्रेस। अब इतनी वेटरन एक्ट्रेस के साथ कैसे बात करें? मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। बिंदु जी ने ये कहा कि पूजा जी एक्टर देवानंद, एक्टर, प्रोड्यूसर, राइटर एंड व्हाट नॉट देवानंद, जब उनकी फिल्म में बिंदु के लिए रोल होता था तो देवानंद साहब उनके अपॉइंटमेंट लेकर उनके वर्ली वाले फ्लैट पे जाते थे, डिस्कशन होती थी और रोल खुद देवानंद डिस्क्राइब करते थे। तो बिंदु जी ने ये कहा, जब देवानंद जैसी हस्ती मेरे घर आकर इतने डिस्क्राइब करते हैं रोल के बारे में और रिस्पेक्ट के साथ, प्यार के साथ मुझे ये रोल करने के लिए बाध्य करते हैं, तो मैं क्यों ना करूं। अब कास्टिंग ऑफिस से फ़ोन आएगा कि आपके लिए एक रोल है, आप ऑफिस आ जाइए, हु इज़ इंटरेस्टेड, तो मैं नहीं करती। बिंदु जी ने ये कहा। ऐसा ही एग्जाम्पल फरीदा जलाल का है। फरीदा जलाल जी से जब मेरी बात हुई कि फरीदा जी आप नहीं नज़र आती, मतलब आपने पूरी इंडस्ट्री इसमें बिताई है, इतना काम किया है, तो पिछले दिनों 2 साल पहले हीरा मंडी आई थी, बहुत ही सक्सेसफुल वेब सीरीज़। फरीदा जी ने उसमें काम किया था। तो फरीदा जी ने कहा कि संजय लीला भंसाली ने उनके साथ सिटिंग की, रोल डिस्क्राइब किया। अब संजय लीला भंसाली जैसे मेकर के बारे में कुछ और मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, एवरीवन नोज अबाउट हिम, हिज वर्क, हिज एफिशिएंसी। तो जब उन्होंने फरीदा जी को कन्विंस किया तब जाके उन्होंने माना। अब किसी भी छोटे मोटे रोल के लिए तो वो मानेगी नहीं। तो कास्टिंग डायरेक्टर के ऑफिस से जब फ़ोन आए और जब वो वैसे बात करे जिससे कलाकार, मतलब सीनियर कलाकार, मतलब इंटरेस्टेड हो रोल करने में, तो वो करेंगे। लेकिन है ना, आज के डेट में इतने ज़्यादा जो हैं वो एक्टर्स और एक्ट्रेसेस हो चुके हैं, डू यू थिंक जो सुपरस्टार्स हैं एग्जिस्टिंग, उनका वही रिस्पेक्ट और औहदा रहा है जो पहले रहा करता था, या आज उनको सिर्फ एक्टर्स माना जाता है और सुपरस्टार नहीं माना जाता है? रिस्पेक्ट की जहाँ तक बात है, रिस्पेक्ट उतना ही होगा, लेकिन कमर्शियल वैल्यू कम ज़्यादा होती है, क्योंकि इंडस्ट्री का ये एक नियम है कि कलाकारों का रेम्यूनरेशन उनकी पिछली फिल्म के बॉक्स ऑफिस के हश्र से होती है। मान लीजिए अजय देवगन की पिछली फिल्म ने 100 करोड़ बिजनेस किया, वो एक तमगा लगा है 100 करोड़ क्लब, उतना बिजनेस किया तो बाहर के मेकर से। अब अजय देवगन का खुद का प्रोडक्शन है, कई सारी अपनी ही फिल्मों के वो खुद प्रोड्यूसर और एक्टर रहते हैं। अब उनकी दृश्यम फिल्म रिलीज़ होगी, दृश्यम 3, तो खुद की फिल्म में खुद का पारिश्रमिक तय करने की उनको ज़रूरत नहीं। लेकिन जब आउटसाइडर उनको लेते हैं तो वो भी यही सोचते हैं, एक मिडिल पाथ निकाला जाता है कि इतना नहीं इतना लेंगे आप, वो तो है ही है। रिस्पेक्ट तो आई गेस बड़े स्टार को उतनी ही मिलती होगी, लेकिन जहाँ तक रेम्यूनरेशन का सवाल है वो कम ज़्यादा होता ही है। ये जो कास्टिंग है पहले डायरेक्टर्स करते थे, ऐसा सुनने में अभी का, लेकिन कई जो नए न्यू कमर्स हैं ये भी अफवाहें होती हैं कि आपको पार्टीज़ में दिखना पड़ेगा, क्योंकि जो दिखेगा वही बिकेगा। तो ये बॉलीवुड पार्टीज़ और ख़ासतर T20 क्रिकेट के बाद क्रिकेटर्स की पार्टीज़ होती थी जहाँ बॉलीवुड स्टार्स या मॉडल्स आते थे, तो यहाँ सुनने में ड्रग्स, अल्कोहल ये सब भी आता है। तो ये भी बहुत ही 1-2 क्लिप भी वायरल हुई थी जहाँ बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ ये सब कर रहे थे। तो ये ड्रग कल्चर आम है बॉलीवुड में? हर पार्टी में तो ऐसा होता नहीं, जहाँ क्लोज दोस्त मिल जाते हैं, कोई भी हो, मेकर हो, एक्टर्स हो, वहाँ ये सब होता है। जिसकी रील्स और जिसकी सच्चाई कई लोगों ने देखी है, वायरल हो चुकी है, तो हाँ ये होता है। मतलब आम जो बच्चे हैं, बिग शॉट्स के बच्चे, पूना तो इसके लिए नोटोरियस हुआ था बीच में। पूना में काफ़ी पार्टियाँ होती थी, रेव पार्टीज़ में बड़े बड़े बिजनेसमैन, मिनिस्टर्स के बच्चे भी पकड़े गए हैं। तो ये तो कल्चर कोई नया नहीं है, बिल्कुल होता है, एंड वी ऑल आर अवेयर ऑफ दैट। लेकिन ये जो छोटे एक्ट्रेसेस हैं, जो टीवी एक्ट्रेसेस हैं, जिनको काम मिलना कम होता है एक आध सीरियल के बाद, तो क्या ये पार्टीज़ में पेड आती हैं या ऐसा, ये सब सच्चाई है
जो आम ज़बानों में सुनने में आता है? कौन पेड है कौन अनपेड है इसका हिसाब किताब रखना मुश्किल है, क्योंकि ये बहुत ही क्लोज नीट वालों को पता होता है। लेकिन हाँ, मतलब थोड़ी भी सक्सेस मिलने के बाद किसी शॉप का ओपनिंग सेरेमनी करने के लिए, रिबन काटने के लिए जिन कलाकारों को बुलाया जाता है उनको एक अच्छा खासा पारिश्रमिक तो मिलता ही है। वैसे ही पार्टियों में शिरकत करने के लिए इन लोगों को पैसा दिया जाता है। सभी को नहीं, कुछ को दिया जाता होगा तो देते ही है। लेकिन क्या फिल्मों में जैसे कास्टिंग की बात कर रहे हैं, नए किसी एक्टर को और एक्ट्रेस को, भले उसमें टैलेंट है भी, लेकिन फिर भी ये सुनने में आता है कि उनको बहुत सारे लाखों रुपए देने पड़ते हैं तब जाके उनको रोल मिलता है। ऐसे बहुत सारे एजेंसीज पैसे भी ऐंठती हैं नए एक्टर और एक्ट्रेस से, तो इसमें कितना सच्चाई है? नहीं, आई एम नॉट टू श्योर अबाउट इट कि कास्टिंग एजेंसी भी पैसे लेते हैं, क्योंकि कुछ कास्टिंग डायरेक्टर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और वो टैलेंट के बलबूते पर कलाकारों को काम देते हैं। अगर किसी कलाकार, फॉर एग्जांपल, नाम मैं लेना चाहूँ ना ले, जब बीच में चिराग पासवान के बारे में बात सुनी थी, पासवान साहब जो अपने मिनिस्टर है, उनके बेटे की फिल्म इंडस्ट्री में एंट्री हुई थी तो वो आगे चल नहीं पाए। लेकिन तब ये सुनने में आया था कि उन्होंने पैसे देकर ये फिल्म शुरू की है। तो ऐसा तो होता रहा है, खुद अपने पैसे लगाकर फिल्म शुरू करते, फिर वो कास्टिंग डायरेक्टर को, आजकल तो 90-95% फिल्मों के जो कलाकार होते हैं उनको कास्टिंग एजेंसी ही लाती है सामने, जिनको जेन्यून फिल्म बनानी हो, प्रपोजल न बनाना हो। मैं उनकी बात कर रही हूँ। छोटी मोटी फिल्में बनने का ट्रेंड कम हो गया, कंटेंट ओरिएंटेड फिल्में काफ़ी बन रही है। तो ऐसी फिल्मों के लिए कलाकार अगर चाहिए तो यू नीड टू ट्रस्ट अ गुड कास्टिंग डायरेक्टर। मुझे नहीं लगता कि वो पैसे वैसे लेते होंगे। आपने थोड़ी देर पहले कहा कि जैसे बिंदु जी का एग्जांपल लिया आपने, फरीदा जी का एग्जांपल लिया, कि उनको उस तरह के रोल मिले तो वो फिर एक्टिंग करते हैं आज के डेट में। वैसे ही हम देखते हैं कि जो शाहरुख खान हैं वो भी बहुत सारे फिल्म्स नहीं कर रहे हैं। तो यही एक रीज़न होता है क्या कि जब तक आपको आपके कैलिबर का आपको रोल नहीं मिलता है तब तक आप उसको लेते नहीं हैं, नहीं तो फिर आपका वैल्यू गिर जाएगा और आप फिर अभी से बहुत ही सतर्क रहते हैं कि नहीं, मैं कोई भी फिल्म एरी गैरी नहीं करूँगा। ऐसे बड़े सुपरस्टार्स के साथ होता है? बिल्कुल होता है। मतलब आप देखिए ना, पिछले 3-4 सालों में शाहरुख खान साहब की सिर्फ 2 फिल्में आई, दोनों सुपरहिट रही, पठान एंड देन जवान। दोनों फिल्मों में ज़बरदस्त कारोबार किया। तो शाहरुख खान अब उस पोजीशन पे पहुँचे हैं, उनके लिए ज़रूरी नहीं कि हर साल मेरी कोई ना कोई फिल्म रिलीज़ हो। आमिर खान तो शुरू से सिलेक्टिव रहे। सलमान, शाहरुख, आमिर ने कम फिल्में की होगी, जो बहुत सिलेक्टिव रहे। तो शाहरुख खान उस लेवल पर है कि वो कोई भी फिल्म न करे। प्लस आमिर, शाहरुख, सलमान, ये तीनों खानदान जो है, तो इनके लिए अब उनके एज अनुसार फिल्मों की स्क्रिप्ट लिखना ये कोई आसान काम नहीं है। दे ऑलमोस्ट नहीं, दे हैव क्रॉस 60। अब 60+ स्टार को जिनके नाम पर फिल्म चलती हो, उनके लिए एक प्रीडोमिनेंटली काम वो करे, ज़बरदस्त स्क्रिप्ट हो, ऐसी फिल्म लिखना, बनाना और उसमें ये काम करे, ये उतना आसान भी नहीं, क्वाइट चैलेंजिंग। और इनके ऊपर भी जो हैं, जो खान्स हैं सारे, उनके ऊपर भी प्रेशर बहुत ज़्यादा होगा ना, कि अगर मेरे को ले रहे हैं, भले मैं पैसे कितने भी चार्ज करूं और सामने वाला दे रहा है, लेकिन मेरी वजह से अगर फिल्म नहीं चल रही है तो उनके ऊपर भी फिर धब्बा लग जाएगा। तो वो भी फिर इसलिए सिलेक्टिव होते होंगे, राइट? तीनों खान मतलब सिलेक्टिव हुए। पहले ऐसा नहीं था। जैसे गोविंदा एक साथ 40-40, 50-50 फिल्मों के कॉन्ट्रैक्ट जेब में रख के एक सेट से दूसरे सेट जाते थे। दैट टाइम दे वर नॉट बॉदर्ड कि फिल्म को सक्सेस मिलेगी या नहीं मिलेगी। पिछले कुछ सालों से इंडस्ट्री के ऑलमोस्ट सभी कलाकार स्क्रिप्ट के बारे में बहुत ही जानकारी रखते, बहुत पर्टिकुलर हो चुके हैं। क्या इसकी सक्सेस रेशो क्या होगा, क्या स्क्रिप्ट है, क्या मेरा रोल है। थिंग्स हैव बीन चेंज ड्रास्टिकली नाउ। अभी आप जो चेंज बोल रही हैं पूजा मैम, तो इसमें आप देखोगे तो हमने अब 3 खान्स की बात की। ये 3 खान ही बॉलीवुड रूल कर रहे हैं। थोड़ा सा अक्षय कुमार, अजय देवगन है, बाकी तो पूरा ये 3 खान्स ही हैं। अभी साउथ
थोड़ा बहुत ऊपर आ रहा है, थोड़ा बहुत नहीं, अच्छा खासा ऊपर आया है। और ये 3 खान ऑलमोस्ट दब गए हैं, जो छोटे मोटे फिल्म से सिर्फ शाहरुख खान ही कुछ सक्सेस दे पाए। लेकिन मराठी इंडस्ट्री, हम बॉलीवुड महाराष्ट्र में होके भी मुझे याद नहीं आता कोई 200 करोड़ 300 करोड़ की बात भी करता है। और मेरे ख्याल से 80% फिल्म्स तो 5 करोड़ भी नहीं बनाती होंगी मराठी इंडस्ट्री की, जबकि सरकार हमको मुआवजा भी देती है, फिल्म्स बनाने के लिए इनकरेज कर रही है, अनुदान देती है। तो इसका क्या कारण है कि साउथ से इंडस्ट्री प्रोजेक्शन 1000 करोड़ आ रहा है और हमारा 5 करोड़ भी नहीं आ रहा, तो मराठी फिल्म इंडस्ट्री कहाँ लूज़ कर रही है? ऐसा है राजेश जी कि साउथ फिल्मों को पिछले कुछ समय से, खासकर 3-4 सालों से पैन इंडिया फिल्में कही जाने वाली है। अनफॉर्चुनेटली मराठी इंडस्ट्री को पैन इंडिया फिल्में नहीं कहते, मराठी फिल्म इसे रीजनल फिल्म कहा जा रहा है। ऐसे बहुत कम मेकर है या न के बराबर है जो ये कोशिश कर रहे हैं कि मराठी फिल्मों को भी डब करके ऑल ओवर इंडिया रिलीज़ की जाए। क्यों? आई डोंट नो, मतलब ऐसा कोई मोटिवेशन नहीं है, या उनको ऐसा लग नहीं रहा है कि दे शुड कम फॉरवर्ड, दे शुड डू समथिंग फॉर मराठी इंडस्ट्री, जबकि अनुदान तो मिल रहा है। अब सैराट जैसी फिल्म बहुत चली, फिर बीच में 2-3 फिल्में आई जो विमेन ओरिएंटेड थी, पर समहाउ दैट फिल्म ने ऐसा कोई प्रयास नहीं किया कि हम पैन इंडिया फिल्में बने। हालांकि उसमें जो स्टोरी थी विमेन ओरिएंटेड थी, स्ट्रॉन्ग थी, तो देश भर की महिलाएं भी देखना चाहती थी कि एक आम जिंदगी में महिलाओं की ज़िंदगी कैसी होती है, शादी के बाद कैसी होती है, क्या चलता है उनके दिल फिल्म में। की बात कर रहे हैं आप? फिल्म का नाम था बाईपण भारी देवा। अभी जो याद आता है पूजा जी हमें, एक दुनियादारी, एक सैराट और एक बाईपन भारी देवा, मैं ये 3-4 ही फिल्म याद आते हैं। लेकिन मुझे जो रीज़न समझ में आता है वो ये है कि ये जो फिल्म्स जब सैराट बना रहे थे तब उनके मेकर्स ने सोचा नहीं होगा कि ये सुपरहिट होंगे, मतलब फिल्म सुपरहिट होगी, इसका प्रोजेक्शन नहीं होगा। सैराट तो साउथ से ली गई फिल्म है, हाँ, कोई तेलुगु फिल्म है, उसका एडेप्टेशन है। हाँ, नहीं मतलब अडेप्टेशन हो सकता है, लेकिन मैं बोल रहा हूँ प्रोजेक्शन नहीं है कि वो 200 करोड़ बनाएगी या 50 करोड़ भी बनाएगी, इसलिए डब नहीं होता। जबकि RRR जब बनाते हैं राजा मौली, तो उन्हें मालूम है प्रोजेक्शन इज़ ऑफ 1000 करोड़ या 500 करोड़, इसलिए वो डब करते हैं। तो ये जो प्रोड्यूसर्स हैं मैक्सिमम वो महाराष्ट्रियन हैं, इवन धुरंधर की प्रोड्यूसर भी मराठी देशपांडे। तो ज्योति देशपांडे जैसी इतनी बड़ी प्रोड्यूसर को, मतलब मराठी फिल्म्स को क्यों पीछे रखा जा रहा है? मैं मतलब फिल्मों में तो मैं नाम ये जोड़ना चाहूँगा, नट सम्राट, कटियार कालजात गुस्ली। मैं एज अ नॉन मराठी स्पीकर भी मैंने वो पिक्चर्स देखी हैं और मुझे बहुत पसंद आई है। तो क्या ऐसा है कि उनको स्केल अप नहीं मिल पा रहा है? नाही, फादर ऑफ फिल्म इज दादासाहेब फाल्के, ज्यांनी चालू केलं आहे मराठी म्हणजे फिल्म इंडस्ट्री, और वो ही एक्चुअली आज के तारीख में वही फिल्म इंडस्ट्री एक सोती हुई, मैं कहूँगा, फिल्म इंडस्ट्री है। जबकि यहाँ से इतने बड़े बड़े एक्टर्स हैं, जैसे रितेश देशमुख बनाने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन फिर उस प्रोजेक्शन तक नहीं जाते, उस लेवल तक नहीं जाते। नहीं जा रहे। तो कुछ नो, टू बी वेरी ऑनेस्ट, वी आर लैकिंग इट, दैट मॉरल एंड दैट इंस्पिरेशन शुड बी देयर कि हमें कुछ बड़ा करना है। क्योंकि सैराट नागराज मंजुळे की एक वन ऑफ द सक्सेसफुल फिल्म है, उनकी फिल्म फैंड्री, उसको नेशनल अवार्ड मिला था। तो है, कंटेंट है हमारे पास, बट समहाउ वी आर लैकिंग इन एडमिनिस्ट्रेशन, मार्केटिंग। इसमें हाँ, हम इसमें बहुत लैक कर रहे हैं। तो इसमें मेकर्स ने सीरियसली सोचना चाहिए। मराठी इंडस्ट्री के एक्टर बहुत अच्छे हैं, मतलब परेश रावल जो इंडस्ट्री के बहुत अच्छे एक्टर हैं, डायरेक्टर है, उनका बेटा भी आ चुका है इंडस्ट्री में, आदित्य रावल। तो उन्होंने, वो अक्सर कहते हैं कि मराठी के एक्टर का मैं फ़ैन हूँ। जब आदित्य रावल, परेश रावल खुद ऐसा कहते हैं कि मराठी एक्टर के वो फ़ैन हैं, तो नेचुरली वी हैव द बेस्ट ऑफ द एक्टर्स मराठी में। पर शायद, या फिर मसाला, मुझे लगता है मसाला मूवी बनाने की कोशिश नहीं की जा रही है मराठी मूवीज़ को, और इन ग्रैंड स्केल, शायद ये भी एक वजह हो सकती है। कांतारा भी, इफ़ यू सी कन्नाडा मूवी, वो भी एक छोटे एक्टर ने बनाई जिसकी 3rd-4th मूवी थी, और वो भी पैन इंडिया गई, वो भी 900 करोड़ जैसे ऐसे फिगर्स टच करते हैं। तो मराठी फिल्म्स ने भी सीरियसली सोचना चाहिए पैन इंडिया के बारे में। बिल्कुल सोचना चाहिए, उस पर इम्प्लीमेंट भी करना चाहिए।
ऐसा नहीं कि सोचते रह गए और उसमें और 10 साल निकल गए. देयर शुड बी ग्रेट एफर्ट्स. आप कौन सोचती है मराठी फिल्म एक्टर और एक्ट्रेस जो एक्चुअली पैन इंडिया लेवल के हैं, जिनको वो एक्सपोजर नहीं मिला है, या कोई डायरेक्टर आपके हिसाब से कोई है ऐसा? रितेश देशमुख इज गुड एक्टर, पैन इंडिया एक्टर है, कॉमेडी है, रोमांटिक कर सकते हैं, इज अ सक्सेसफुल मेकर ऑल्सो. उनको और थोड़ा मतलब खुद को पुश करना चाहिए उस लेवल की फिल्में एज अ मेकर. अभी उनकी राजा शिवाजी फिल्म रिलीज़ होने जा रही है और बड़े पैमाने पे बना रहे हैं वो उस फिल्म को. संजय दत्त, अक्षय कुमार, कई सारे एक्टर है उसमें, महेश मांजरेकर भी है. उम्मीद करती हूँ कि दिस फिल्म विल डू वंडर्स ऑन द बॉक्स ऑफिस. तो वो एक है. सोनाली कुलकर्णी सीनियर एक्ट्रेस, वो तो उन्होंने अपने आप को प्रूव किया है हर प्लेटफॉर्म पे. मतलब शी इज़ एक्टर पार एक्सलेंस, बहुत अच्छी एक्टर है. मौका मिलना चाहिए. अच्छे कंपटीशन काफ़ी बढ़ चुकी है. मराठी एक्ट्रेस ने भी खुद को इम्प्रूव इसलिए करना चाहिए. दे शुड अप्रोच मेनी कास्टिंग एजेंसीज ऑल्सो. अमृता खानविलकर को मौका मिला करण जौहर की फिल्मों में, राजी में उन्होंने काम किया. तो इवन रेणुका शाह जी ने भी काम किया है वेब सीरीज़ में, हिंदी वेब सीरीज़ में, और उनको वहाँ पे सक्सेस मिला और उनको ये भी प्रेज भी किया गया था. सचिन खेडेकर तो राइट फ्रॉम तेलुगु तमिल से लेके हर जगह काम कर रहे हैं. सचिन खेडेकर, हाँ, वंडरफुल एक्टर. हाँ, या तो हमारे यहाँ टैलेंट की कमी नहीं है, शायद एफर्ट्स में कम पड़ते होंगे हम लोग, मार्केटिंग में कम पड़ते हैं. लेकिन क्या आप ये मानते हैं कि नॉट जस्ट मराठी एक्टर्स एंड एक्ट्रेसेस, बहुत सारे जो लोग अभी भी घर पे बैठे हैं बहुत पॉपुलर होते हुए भी, क्या उनको अपना ईगो और ये छोड़कर सामने से कास्टिंग एजेंसीज के पास जाकर काम लेने की ज़्यादा आवश्यकता है आज की डेट में? क्योंकि सुनने में आता है, क्योंकि जैसे आपने भी कहा कि वो इतने बड़े हो जाते हैं तब उनको वो रिस्पेक्ट की कामना होती है सामने से कि अगर मुझे रिस्पेक्ट से आप ये करें तो मैं आऊँ. तो वैसे ही क्या आपको लगता है कि बहुत सारे एक्टर्स वो ईगो की वजह से नहीं जा पा रहे कास्टिंग एजेंसीज के पास और इसकी वजह से काम नहीं उनके पास? ईगो की जगह प्रवीण मैं शायद सेल्फ रिस्पेक्ट कहूँगी जी. एक पर्टिकुलर लेवल के बाद सीनियर एक्टर के लिए ये शायद डिग्निटी को हर्ट करने वाली बात होती है कि वो खुद नए कास्टिंग डायरेक्टर के पास अप्रोच करे और कहे कि आई एम इंटरेस्टेड इन डूइंग दिस काइंड ऑफ रोल. अगर ऐसा हो तो आप हमें अप्रोच करें. उनको नहीं अच्छा लग. वो ये चाहते हैं कि डायरेक्टर के पास ये विजन होनी चाहिए कि फला रोल है तो मुझे वो चूज़ करे. अरुणा ईरानी ने भी मुझसे इंटरव्यू के दौरान ये बात कही थी. बोली फिजिकली आई एम फिट, मतलब बीच में कोई ऑपरेशन वगैरह हुआ था उनका, उसके अलावा अरुणा ईरानी इज़ फिट. वो चाहती है कि अच्छे रोल के लिए, माँ के रोल तो वो कर चुकी है, लेकिन अगर वहम का किरदार हो, सीनियर एक्ट्रेस का किरदार हो, तो उनके साथ कास्टिंग डायरेक्टर अप्रोच करे. तो बात सिर्फ ईगो की नहीं है, उनके सेल्फ रिस्पेक्ट की है. तो ये लेडीज़ के साथ और जेंट्स के साथ जो पैसे का, जो हीरो और हीरोइंस के साथ जो रिम्यूनरेशन देते हैं, पैसे देते हैं, उसमें भी हम दुर्व्यवहार या बहुत डिस्क्रिमिनेशन रखते हैं. इसके बारे में अभी शायद दीपिका पादुकोण ने भी स्पिरिट मूवी को ना कहा क्योंकि पेमेंट की ज़्यादा मांग हुई थी. तो इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? हाँ, दीपिका पादुकोण ने फिल्म इनकार कर दी थी. शी वांटेड टू बैलेंस हर वर्क लेवल एंड हर पर्सनल लाइफ, क्योंकि वो माँ बन चुकी है. तो वो जस्टिस करना चाहती है एक माँ के रोल के लिए घर पर, और बीवी एक हाउसवाइफ, और अपने करियर को भी जस्टिस करना चाहती है. तो शी सेड नो. और दीपिका पादुकोण के इस निर्णय का काफ़ी सारे एक्ट्रेसेस ने, फीमेल कलाकारों ने सपोर्ट किया है. तो गलत भी नहीं है. कुछ मेल कलाकार, कुछ प्रोड्यूसर डायरेक्टर दीपिका पादुकोण के इस निर्णय को गलत ठहराते हैं. वो कहते हैं कि वो इतना पैसा मांग रही है या सिर्फ 8 घंटे काम करना चाहती है तो वो घर बैठे, क्योंकि इंडस्ट्री इतने टाइम बाउंड तो है नहीं कि चलो शाम के 6 बज गए शूटिंग पैकअप, क्योंकि ये सिर्फ पैकअप का सवाल नहीं होता. उस सीन को, उस शॉट को उसी दिन पूरा करना होता है. नेक्स्ट डे प्रोड्यूसर एंड डायरेक्टर नो उसकी फला कलाकार अवेलेबल नहीं होगा, वो कहीं और जाएंगे, उनकी डेट्स कहीं और होंगी. तो सेम डे सेम टाइम पे उनको वो शॉट ख़त्म करना है. तो बहुत ज़्यादा
टाइम को फॉलो करना इंडस्ट्री में और टेलीविज़न मीडिया में पॉसिबल नहीं होता। कुछ मेल फ्रंट के लोग ऐसा भी कहते हैं। तो टू सम लेवल दीपिका पादुकोण इज़ राइट, शी इज़ मैनेजिंग। मेल कलाकार जो कहते हैं कि इतना टाइम बाउंड नहीं हो सकता, तो वो भी अपने हिसाब से सही है। तो इसमें से एक मिडिल पाथ उस फिल्म के प्रोड्यूसर डायरेक्टर ही दीपिका पादुकोण के साथ डिस्कस करके निकाले कि वो इस पर क्या होना चाहिए। बजट भी वो उनको बढ़ाकर चाहिए, क्योंकि दीपिका पादुकोण हमारे इंडस्ट्री के एक ऐसी कलाकार है जिनके नाम पे फिल्म चलेगी। न्यू कमर है नहीं, उनके करियर को 10 से ज़्यादा साल हो गए हैं, सक्सेसफुल फिल्में उन्होंने दी है। तो अगर वो कुछ मांगती है तो वो डिज़र्व करती है। लेकिन जैसे इन्होंने एक सवाल रेस किया, क्या आज की डेट में भी एक एक्टर को ज़्यादा पैसे मिलते हैं और जो एक्ट्रेस होती है उसको कम पैसे मिलते हैं? तो इक्वल पे नहीं है बॉलीवुड में, ये भी बहुत एक्ट्रेसेस क्लेम करती हैं कि उनको भी एक्टर जितने ही पैसे मिलने चाहिए, जबकि उतना वो भी उतना ही समय दे रही है, उतने ही रोल में मेहनत कर रही हैं। तो वो ये अनइक्वलिटी क्यों है बॉलीवुड में? ये पे पैरिटी वाला मामला जो है ये बरसों से चला आ रहा है, बरसों से, ये अभी की बात नहीं है। एंड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये धीरे धीरे कम होगा, अचानक नहीं होगा। कई एक्ट्रेसेस ने इस बारे में इसके खिलाफ आवाज़ उठाई है, दे रेज देयर वॉइसेस अगेंस्ट दिस प्रैक्टिसेस। इनइक्वालिटी तो है। मतलब मैं आपको बताऊं, एक लीडिंग एक्ट्रेस ने मुझे इंटरव्यू जब दिया था तब उन्होंने कहा था अब स्थितियाँ बदल रही है, अब एसी स्टूडियोज़ हुए हैं, लेकिन एक वक्त था जब शूटिंग चलती थी और कलाकारों को रूम दी जाती थी, तो एसी मेकअप रूम हीरो को और विदाउट एसी रूम हीरोइनों को, ऐसे हालात थे। ऐसा क्यों? शुरू से यही चलता आ रहा है। मतलब अब हम क्या करें, ये तो सोसाइटी का नॉर्म है। मतलब एक आम लेवल पर भी हम बात करें, किसी भी मिडिल क्लास परिवार में आप जाए तो घर की माँ क्या करती है, वो कहती है घर के मर्द है, उनको गरम गरम चूल्हे वाली रोटी में दूँ, बाकी बचा खुचा खाना महिलाएं खाएंगी, सब साथ बैठ के खाएंगी। और उस दौर में इसको कोई गलत नहीं मानता था, ये ट्रेंड है, ये परंपरा सी बनी हुई है। वही हाल इंडस्ट्री का था। अब धीरे धीरे एक्ट्रेसेस अपनी आवाज़ उठा रही है, इसके खिलाफ जा रही है और कह रही है कि पे पैरिटी जितना आप हीरो को दे रहे उतना हमें दिए। एक जाने माने हीरो ने कहा, हीरो ने क्या हमारी तरह मार खाती है, फाइटिंग करती है, हम तो इंजर्ड भी होते। देयर आर हार्डली 1 or 2 एक्ट्रेसेस जिन्होंने इस तरह के स्टंट किए हो। उनका काम क्या है फिल्मों में, दे आर एज गुड एज शो पीस ऑफ द फिल्म। उनको डांस करना है, ग्लैमर है, ग्लैमर क्वेश्चन की पूर्ति करने के लिए एक्ट्रेसेस को लिया जाता है। हालांकि अब ऐसा है नहीं, बट दैट टाइम दैट पर्टिकुलर लीडिंग स्टार ऑफ द इंडस्ट्री सेड कि क्यों ये पैसे की बात करते हैं। एग्जैक्टली और वो मतलब बहुत सारे एक्टर्स जो हैं, बहुत सारे फेमस एक्टर्स भी हैं, वो ये मानते हैं कि औरतें जो हैं वो ग्लैमर ही ऐड कर रही हैं और असल पिक्चर जो चल रही है उसकी वजह से चल रही है रैदर देन हीरोइनों की वजह से। और इसकी वजह से शायद हो सकता है पे पैरिटी होता भी होगा और शायद प्रोड्यूसर भी इसकी वजह से ही कम देते होंगे, क्योंकि और क्योंकि ये क्यों चलता है, एज ए आम इंसान जो हम पिक्चर देखते हैं वो बहुत सारे जो फीमेल ओरिएंटेड मूवीज़ होती है वो कम चलती हैं, ये देखा जाता है। एंड जो मेल ओरिएंटेड मूवी होती है, एक्शन में जो मर्द होता है वो लड़ रहा होता है, वो पिक्चर ज़्यादा चलती हैं। इसकी वजह से भी शायद ये चलन जो है आज भी माना जाता है कि नहीं, औरतों को कम पे मिलना चाहिए क्योंकि उनकी वजह से पिक्चर चल नहीं रही है। या यू आर एब्सोल्युटली राइट। सलमान खान की फिल्म में जो दर्शक है हु लव सलमान खान ट्रेमेंडसली, तो सलमान खान का नाम पोस्टर पे देख के उनके नाम पर फिल्म देखने थिएटर में जाएंगे ना। उनके साथ सोनाक्षी सिन्हा हो या सई मांजरेकर हो, इससे उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता, उनके नाम पर देख के ही ऑडियंस जाती है ना। तो सलमान खान, शाहरुख, आमिर, इनके ये जो भी स्टार्स है, बड़े स्टार्स, उनके नाम पे फिल्में बिकती है, बिजनेस करती है। मतलब उनकी फिल्म में एक्ट्रेसेस के रोल उतने मीनिंगफुल नहीं होते। अब जैसे दबंग फिल्म में सोनाक्षी सिन्हा थी, उनका वो क्या डायलॉग था, थप्पड़ से हाँ। डर नहीं लगता साहब, प्यार से लगता है। क्या किस अंदाज और किस अदायगी में उन्होंने वो डायलॉग बोला था, लोग तो लट्टू हो गए। मतलब अपनी पहली ही फिल्म में उन्होंने अपना इम्पैक्ट छोड़ा, आगे काम मिलता गया उनको।
लेकिन शत्रुघ्न सिन्हा की बेटी की डेब्यू फिल्म में दबंगी थी ना वो, तो उनको काम मिला। लेकिन सलमान जैसे बड़े सितारे के सामने भी उन्होंने अपना प्रभाव कायम किया। तो ऐसा होता है ना, मतलब उनकी फिल्म में, बड़े स्टार्स की फिल्मों में एक्ट्रेसेस का रोल कम होता है। जो भी स्टंट है, एक्शन है, एक इम्पैक्टफुल कैरेक्टर है, वो तो हीरो के नाम पे जाता है। आप कभी सलमान खान से मिली हैं? कई बार। तो आपको क्या लगता है सलमान खान कभी शादी करेंगे? अभी तक तो सलमान ने शादी नहीं की। ही हैज़ क्रॉस 60। अगर 60 साल के बाद उनके जीवन में कोई आती है, कोई एक्ट्रेस, या सलीम खान साहब, या फिर सलमान की माता जी सुशीला जी, अगर सलमान पर प्रेशर करे, परिवार की तरफ से प्रेशर बने, हालांकि प्रेशर बना होगा, क्योंकि सलीम खान का इंटरव्यू मैंने 2 साल पहले उनके घर पर किया था गैलेक्सी में, तो नेचुरली ये सवाल तो बनता ही था कि आपके स्टार बेटे कब शादी करेंगे। तो उन्होंने कहा कि मुझे कहा कि बेटा हम तो पीछे पड़े हुए हैं कि बेटा शादी कर ले, घर बसा, हमारे सामने तुम्हारा घर बसना ये हमारे लिए किसी ख्वाब से कम नहीं है। बात सीरियसली नहीं ली। और एक पिता के नाते, एक पिता के हैसियत से मैं यही कहूँगा कि उसकी शादी अपने करियर के साथ हो चुकी है। ही इज़ वेरी डेडिकेटेड, ही इज़ वेरी इनटू हिज पंक्चुअल लाइफ ऑफ फिटनेस, हिज स्टंट्स, हिज प्रोडक्शन, लुकिंग आफ्टर द एंटायर फैमिली। सलमान इज़ वेरी फैमिली ओरिएंटेड स्टार, अपने पूरे परिवार को देखते हैं वो। और कई सारे फिल्म इंडस्ट्री के एक्टर को उन्होंने फाइनेंशियली भी मदद की है, किसी को लॉन्च करने में भी मदद की है। तो उनकी अच्छाई के कई पहलू है, पर जहाँ तक शादी की बात है तो वो राज़ी नहीं है। अभी जो दबंग फिल्म की बात चली थी, तो उनके डायरेक्टर जिन्होंने कहानी भी लिखी थी दबंग की, अभिनव कश्यप, वो उनकी हर पॉडकास्ट में जाके बुराई भी कर रहे हैं सलमान खान की। जबकि एक कुनबा ऐसा है जो बोलता है कि सलमान खान बहुत ही अच्छे इंसान है, वो डोनेट करते हैं, और कई लोग उनको हेट भी कर रहे हैं, कई लोग उनकी बुराई भी करते हैं। तो कैसे इंसान है, क्योंकि आप मिल चुके हैं उन्हें? एक जर्नलिस्ट के नाते मुझे सलमान अच्छे लगे। कुछ स्टार ऐसे हैं, मैं नाम नहीं लूँगी, जो जर्नलिस्ट के सामने खुलेआम स्मोकिंग करते हैं। वो जो धुआं होता है वो फीमेल जर्नलिस्ट के मुंह पर चला जाता है। दे जस्ट डोंट बॉदर अबाउट दिस। सलमान खान ने ऐसा कभी नहीं किया। हाँ, लेट आते हैं, जैसे तीनों स्टार लेट आते हैं सेट पर। अब शायद मामला धीरे धीरे बदल रहा है, क्योंकि ये लोग फिल्में ही कम करते हैं। और शाहरुख तो नहीं इंटरव्यू देते, आमिर ज़रूर देते हैं जब फिल्म रिलीज़ हो। फिर अब उनके बेटे की भी फिल्म रिलीज़ होने जा रही है, तो ऐसे वक्त पर ज़रूर मिलते हैं। तो ये तीनों खान, स्पेशली सलमान का जो रवैया है मीडिया के साथ बहुत अच्छा है। कभी उन्होंने दुर्व्यवहार नहीं किया, इल ट्रीट नहीं किया। ही इज़ वेरी नाइस विद द मीडिया। व्हाट अबाउट शाहरुख खान? ही इज़ ऑल्सो वेरी नाइस। लेट आते हैं, मान लीजिए शाहरुख का इंटरव्यू दोपहर 12 बजे है, तो 1 बजे 2 बजे से पहले नहीं आएंगे वो। लेकिन मीडिया ने भी ये मान के रखा है कि लेट होगा, वो तब तक वेट करते रहेंगे जब तक नहीं आएंगे वो। मीडिया का एक हिस्सा ऐसा है, वो कहते हैं कि चलो निकलते हैं, बहुत हो चुका, कितना वेट करेंगे, बट स्टिल दे विल वेट, इंटरव्यू करके जाएंगे। लेट आने के सिवा और कोई ऐसी बात नहीं है कि जिससे मीडिया नाराज़ हो। They all nice with the media. And what about आमिर खान? मतलब मीडिया के साथ हाँ, रिलेशन, उनका व्यवहार पर्सनल लाइफ में कैसा उनका व्यवहार है, के बारे टाइमिंग में है। भी, जैसे बाकी दोनों तो लेट आते हैं, आमिर खान तो पंक्चुअल माने जाते हैं। हाँ पंक्चुअल है, पर थोड़ा बहुत तो लेट उनका भी होता ही है। हाँ, बट एक सेटिस्फैक्शन, कंटेंट हो जाते हैं मीडिया वाले कि हमने इनसे बात की। सलमान बात कम करते हैं, धीरे धीरे बात करते हैं। उनकी एंकरिंग की स्टाइल आपने देखी होगी बिग बॉस में। बट ऑल ऑफ देम आर वेरी सटल, वेरी गुड ह्यूमन बीइंग विद द मीडिया। अब ऐसा है ना, यू कांट कीप ऑल बॉल्स इन द सेम बास्केट। एक इंसान का फितरत, यह व्यवहार हर किसी के साथ एक जैसा हो, ये ज़रूरी नहीं है। सलमान खान के बुराई के किस्से कई बार सुने हैं, लेकिन मीडिया के साथ अगर आप मेरी बात करेंगे, जब भी हम सलमान, आमिर, शाहरुख से मिले,
बहुत ही प्यार से उन्होंने बात की। कई बार ऐसा होता है कि पीआर हमें स्टॉप कर देते हैं, क्योंकि आमतौर पे ग्रुप इंटरव्यू का प्रचलन शुरू हुआ है। तो दे आर नॉट इंटरव्यू, दे आर लाइक अ प्रेस कॉन्फ्रेंस। आमिर बीच में बैठे हैं, उनके इर्द गिर्द मीडिया बैठा हुआ है, हम सवाल पूछते, एक एक जर्नलिस्ट को आमिर जवाब देते हैं। कई बार पीआर कहते हैं दे वांटेड टू डिसकंटिन्यू द कन्वर्सेशन, लेकिन आमिर एक एक को सेटिस्फाई करते हैं, जवाब देते हैं। एंड सो विथ SRK एंड सलमान। What about the other veteran actors? How are they? Have you met ever अक्षय कुमार, गोविंदा, ये सब कैसे हैं? गोविंदा तो लेट आने के लिए बहुत फेमस थे। हाँ, हालांकि मेरे कुछ पॉडकास्ट में मैंने गोविंदा की बातें की हुई है। गोविंदा के एक्स सेक्रेटरी मेरे बिल्डिंग में रहा करते थे, तो गोविंदा रात को 12 बजे के बाद उनके घर आते थे। और ऐसा भी हुआ है कि 2 मरतबा उन सेक्रेटरी के बाद गोविंदा मेरे घर आए हैं। मेरी बेटी के साथ प्यार दुलार किया हुआ है। तो आई हैड वेरी स्ट्रॉन्ग रैपो एंड बॉन्डिंग विद गोविंदा। गोविंदा खुद ही सबसे कहते थे कि पूजा सामंत मेरी सिस्टर है। मतलब ही हैज़ सच अ वेरी नाइस ह्यूमन बीइंग, नाइस एज एन एक्टर। तो गोविंदा तो है ही वर्सेटाइल एक्टर, एक कंप्लीट पैकेज गोविंदा में सभी ने देखा हुआ है। लेकिन पता नहीं आगे बहुत सारी फिल्में करते करते गोविंदा की जो गड्डी थी नीचे आती गई। ही हैज़ बिकम, आई मीन, डिसिप्लिन नहीं रही, देर आना, शूटिंग स्किप करना, ये सब होता रहा। जो गोविंदा सभी से कहते थे कि मैं उनकी बहन है, मेरा फ़ोन उठाना बंद किया, मुझे घर पर बुलाया कि मैं इंटरव्यू, मैंने कहा कि एक बड़े मैगज़ीन चाहती है आपको कवर पर लेना और आपसे बातचीत करना। ये ज़्यादा पुरानी बात नहीं, 3-4 साल पहले की बात है। जलदर्शन के सामने एक बंगला है, वहाँ गोविंदा रहते थे। अब फिर जलदर्शन में, जुहू में जो उनकी सोसाइटी, वहाँ चले गए, क्या है मुझे पता नहीं। तो उन्होंने मुझे घर पर बुलाया इंटरव्यू देने के लिए। जो टाइम दिया था, शायद दोपहर 3:30 बजे का टाइम दिया था। उनके बंगले के बाहर जो बेंच नुमा रखा हुआ था, आई वॉज देयर। इतनी धूप लग रही थी, गोविंदा को मैंने अंदर मैसेज भेजा कि धूप में मैं बैठी हुई हूँ काफ़ी देर से, एटलीस्ट इतनी कर्टसी तो गोविंदा में होनी चाहिए कि एक लेडी धूप में बैठी हुई हूँ, अंदर बुला ले। पर नहीं, खैर, दिस इज़ ऑल पार्ट एंड पार्सल ऑफ माई करियर। थोड़ी देर के बाद मुझे अंदर बुलाया गया, तब तक 5:30-6 हो चुके थे। गोविंदा के घर पर कोई धार्मिक चल रहा था, हाँ, अनुष्ठान कुछ चल रहा था। ऊपरी मंजिल से गोविंदा जब नीचे आए, उनके पीछे 4-5 पंडित जी थे। गोविंदा और उनकी बातचीत हो रही थी। उसके बाद गोविंदा केम टू मी, ही ऑलवेज स्पीक्स टू मी इन मराठी। अरे तू आलिस? मैंने कहा मैं तो कब की आई हूँ ना, जो टाइम आपने दिया था उसके अनुसार मैं तो आ गई हूँ। हाँ हाँ, मैंने कहा गोविंदा शुरू करे, 3:30 बजे से बैठी हूँ, माला थोड़ा वेळ दे, मुझे थोड़ा टाइम दे दो, मैं खाना खा लेता हूँ। मैंने कहा ओके। उन्होंने खाना शुरू किया। मैंने कहा क्या आप खाना खाते समय हम बात भी करेंगे? मैं एक सवाल पूछूंगी, आपको जवाब देना है, एंड आई विल रिकॉर्ड द इंटरव्यू, क्योंकि वीडियो इंटरव्यू तो था नहीं, इट वॉज फॉर प्रिंट। हाँ हाँ ठीक है, पर मैं क्या इंटरव्यू करती? खाना खाते समय ही वॉज कॉन्स्टेंटली टॉकिंग ओवर द फोन, तो वो हुआ नहीं। ये सब हुआ तब तक 7:30 हो चुके थे। मैंने कहा गोविंदा अभी करें इंटरव्यू, क्योंकि आई एम वेरी कमिटेड टू माई मैगजीन और आपका कवर बन चुका है, इंटरव्यू बाकी है। अरे अभी का इंटरव्यू करणार, 7:30 वाजले, खूप उशीर झाला। उशीर तो मुझे हुआ था ना, ही वॉज वेरी मच ॲट हिज होम, सो वेर इज द क्वेश्चन ऑफ उशीर? नको, आज नको। और मैं बिना इंटरव्यू किए मायूसी के साथ घर लौट आई। जिस गोविंदा के मैंने अनगिनत इंटरव्यू किए, एक मैगज़ीन के कवर पर हर दूसरे और तीसरे सप्ताह गोविंदा होते थे। गोविंदा नीलम, गोविंदा करिश्मा कपूर, गोविंदा रवीना टंडन, ये पेयर तो उस दौर में बहुत फेमस थी।
बार बार गोविंदा को रिपीट किया, इंटरव्यू किए। मैंने कहा अब क्या हो गया, मुझे घर बुलाकर इंटरव्यू नहीं दिया? वो चाहते तो टाइम निकाल कर एक 10-15 मिनट बातचीत तो कर ही सकते थे, इफ़ नॉट इन डिटेल, जवाब तो दे ही सकते थे। क्या यही रीज़न है कि वो अभी मतलब ऐसा सुनने में आया कि वो डाउनफॉल की तरफ जा रहे हैं? हाँ, ये बात किसी से छुपी नहीं है। अकॉर्डिंग टू माई नॉलेज उनके पास कोई फिल्में हैं नहीं। बेटे का करियर अभी शायद साजिद खान उनके बेटे को लॉन्च कर रहे। हम दुआ करते हैं कि उनके बेटे का करियर बहुत अच्छा चले। क्योंकि बेटी ने भी ट्राई किया था आने के लिए, हाँ, नर्मदा ने, हाँ। पर नहीं बात बनी। शायद दबंग में एंट्री। लेकिन जैसे मैं इससे पहले जो सवाल पूछ रहा था कि कुछ एक्टर्स या एक्ट्रेसेस ऐसे हैं जिनको अपने काम से और इससे उतना उनके अंदर मैं ईगो वर्ड यूज़ कर रहा था, आप सेल्फ रिस्पेक्ट यूज़ कर रहे थे, लेकिन क्या उनके ऊपर वो इतना हावी हो जाता है कि उसके बाद वो ही नहीं समझ पा रहे हैं कि वो क्या चीज़ गलत कर रहे हैं और उनका डाउनफॉल फिर होता रहता है? किसी का होता है, किसी का नहीं होता। जैसे राजेश खन्ना साहब का हुआ, डाउनफॉल हुआ, उनका लेट आना, उनका शराब एक मतलब शौकिया तौर पे लेना और उसका आदी होना, ऑब्सेस्ड होना शराब के लिए, दैट वेंट रॉन्ग विथ हिम। राजेश खन्ना में क्या कमी थी? बेहद हैंडसम थे, इंडस्ट्री के टॉप एक्टर थे, और उन्होंने जो लगातार 16-17 सुपरहिट फिल्म दी, ऐसी तो किसी ने भी नहीं दी। मतलब क्या स्टारडम था, क्या पॉपुलैरिटी थी, उसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ा ना। गोविंदा के साथ ऐसा ही हुआ। शत्रुघ्न सिन्हा कभी काफ़ी लेट आते थे, लेकिन शत्रुघ्न सिन्हा अपने काम में इतने वाकिफ़ थे और इतने एक्सपर्ट थे कि बस एक बार डायलॉग पढ़ लिया और फटाफट शॉट दे के निकल भी गए। मतलब उनके लेट लतीफ़ का खामियाजा उतना नहीं भुगतना पड़ा। मुझे कई लीडिंग एक्ट्रेस ने कहा कि गोविंदा जिस फिल्म में हो हम काम नहीं करना चाहते, क्योंकि उनके लिए कौन वेट करेगा। बड़े मियाँ छोटे मियाँ इस फिल्म में गोविंदा के साथ अमिताभ बच्चन थे। तो हमने ये सुना भी है, पढ़ा भी है, महसूस भी किया है कि अमिताभ बच्चन जैसे सदी के महानायक को भी गोविंदा का इंतज़ार करना पड़ा। लेकिन उस फिल्म में इतनी अच्छी एक्टिंग की है गोविंदा ने कि अमिताभ बच्चन भी उनके मतलब एक तरीके से खा लिया ऐसे लगता है, इतनी अच्छी सॉरी, actor माफ़ी चाहूँगी, अमिताभ बच्चन को कोई नहीं खा सकता। लेकिन ऐसा शायद रोल उनका वैसा हो रहा होगा कि बड़े मियाँ थे तो वो अलग तरह से बिहेव करते थे, छोटे मियाँ अलग तरह से बिहेव करते थे। कॉमेडी टच था ना गोविंदा के रोल में, मतलब ज़्यादा था कंपेयर टू अमित जी। और बहुत स्पॉन्टेनियस एक्टर थे गोविंदा। नहीं है, मतलब one आज of भी the- है। गोविंदा इज ऑलराउंडर। हाँ। डांस कहिए, कॉमेडी कहिए, सीरियस रोल कहिए, रोमांटिक कहिए। लेकिन पूजा जी अभी गोविंदा जी ने कम से कम 500 फिल्म्स तो की होंगी, शायद 400-500 के बीच में, और शाहरुख और इन लोगों ने 100-200 ही की होंगी। तो भी शाहरुख आज 7,000 करोड़ के मालिक है और गोविंदा मतलब स्ट्रगल कर रहे हैं। ये कैसा इतना प्राइस पैरिटी, मतलब 500 फिल्म में वो नहीं कमा पाए, जबकि नंबर 1 एक्टर थे उस दौर में, तो हर कोई गोविंदा को साइन कर रहा था। राजेश जी, ये बात प्रोफेशनल एटीट्यूड की है कि आप जब टॉप पे होते हैं तो हाउ डू यू मैनेज योर फाइनेंसेस, हाउ यू मेंटेन योर स्टारडम, हाउ डू यू गेट एडवर्टीजमेंट्स। ये जो एंडोर्स करने वाली बात है, आपने देखा होगा गोविंदा जब सुपरस्टार थे, अब स्टारडम उनका कम हुआ है, लेकिन ही इज़ अ कंप्लीट एक्टर स्टिल, पर कहाँ है एडवर्टीजमेंट्स उनके पास। ये बड़े स्टार एडवर्टीजमेंट्स के साथ बहुत पैसा कमाते। अमित जी देखिए, आप टीवी ऑन कीजिए, 10 एडवर्टीजमेंट देखिए, हर तीसरे ऐड में अमित जी हैं और हर तीसरे फिल्म में भी हैं। ऑफ कोर्स। इस एज में भी टीवी सीरियल, होस्टिंग और सब कुछ करते हैं। तो उनका कभी उनका इंटरव्यू लिया आपने? किनका? अमित जी का? हाँ। मेनी टाइम्स। मिनट तो Many आज भी times. वो कितने फिट कैसे हैं या इतना काम कैसे करते हैं? एक तो अमित जी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव पर्सन है, डिसिप्लिन्ड लाइफ है। मैंने अमित जी का जन्मदिन 11 अक्टूबर को होता है, तो उनके जिन्होंने उनके साथ 2-3 फिल्में बनाई, उमेश शुक्ला जी, 102 नॉट आउट फिल्म आपने शायद देखी होगी, ऋषि कपूर और अमित जी जिसमें थे। तो उन्होंने कहा कि मेरे सेट पर आज भी
तब भी अमित जी वॉज 75 अप। तो सेट पे सबसे पहले आना, अपना मेकअप, उनके जो दीपक सावंत उनके मेकअप आर्टिस्ट है, उनके साथ भी उन्होंने 56 ईयर्स काम किया है। सोचिए ये जो बॉन्डिंग है अपने स्टाफ के साथ, ये भी अ पार्ट ऑफ प्रोफेशनल एटीट्यूड। जो अपने स्टाफ को मेंटेन करना, उनके साथ रिलेशन रखना, मतलब आप बॉन्डिंग भी रखो और कट टू कट रिश्ता भी रखो, ये बहुत आसान काम नहीं है। ऐसे कुछ स्टार है जैसे कि ऋषि कपूर, उनके जो मैनेजर थे, सेक्रेटरी शांति मलिक, कई साल तक शांति मलिक ने रणबीर कपूर का भी काम संभाला। जस्ट सी द लॉयल्टी, द वे ही वर्कड। अमिताभ बच्चन का भी ऐसा है, उनको पता है कि मैं अभी चलता पुर्जा हूँ, रहूँगा। तो ये जो प्रोफेशनल एटीट्यूड है, अप्रोच है, ये सभी के बस की बात नहीं है। धर्मेंद्र कितने पॉपुलर थे, लेकिन वो ज़्यादा दिखे ही नहीं एडवर्टीजमेंट्स में। अमित जी बहुत पॉपुलर है, आज भी पॉपुलर है। लोग का फर्स्ट प्रेफरेंस वही होता है कि अमित जी को पहले साइन कर सकते हैं, उनके पास टाइम नहीं होता है तो शायद बाकी ऑप्शंस देखते होंगे। बिल्कुल बिल्कुल, और उनको पता है कम से कम समय में कैसे काम करे। अमित जी को आज भी उतना प्रोफेशनल है। बिल्कुल। तो आपके हिसाब से प्रोफेशनल एटीट्यूड होना भी बहुत ज़रूरी है फिल्म इंडस्ट्री में, ताकि आप पैसे भी कमा सकें और आपका स्टारडम भी बरकरार रहे। डिसिप्लिन लाइफ बहुत चाहिए। जिन्होंने इंडस्ट्री में एक डिसिप्लिन लाइफ बिताई है, दे हैव बीन ऑलवेज सक्सेसफुल। एंड अमिताभ बच्चन जैसे मिसाल कोई है नहीं। आज के यंग जनरेशन में कौन होगा वैसे जो अमित जी जैसे डिसिप्लिन्ड हो, या आपके हिसाब से कौन उभरता हुआ स्टार है आज के तारीख में जो सुपरस्टार बन सकता है आगे? ये 4-5 नाम जो उभर कर आए हैं। रणबीर कपूर वर्सेटाइल है। रणवीर सिंह धुरंधर की वजह से लोग कहते हैं कि ही इज़ द नेक्स्ट सुपरस्टार। नेक्स्ट क्या, अभी हो ही चुके हैं। विकी कौशल इज़ डूइंग प्रेटी वेल। राजकुमार राव की एक्टिंग भी अच्छी है। सैयारा की वजह से आहान पांडे चर्चा में है। तो ये सारे जो लोग हैं ये चर्चाओं में है। नेक्स्ट काम अच्छा करेंगे, अच्छी फिल्में उनकी जो चलती है अगर, तो दे आर गोइंग टू बी सुपरस्टार। अभी ये जो स्टार किड्स नए जनरेशन है, इनमें से किसी को आपने इंटरव्यू किया है क्या? राइट फ्रॉम अनन्या पांडे। जानवी का किया है, अनन्या पांडे का भी इंटरव्यू किया है। आहान पांडे का नहीं किया मैंने। और आहान के साथ क्या वो पांडे है, अनीत पड्डा, हाँ, यशराज ने मिलने नहीं दिया, तो इंटरव्यू नहीं कर पाए। क्योंकि यशराज की फिल्म हो तो वो सारा मामला वही तय करते हैं। वो मतलब अगर इंटरव्यू करवाए भी तो भी 2-4 मीडिया हाउसेस को वो करवाते हैं। यू वोंट बिलीव, शर्वरी वाघ का इंटरव्यू मैंने आज तक नहीं किया, क्योंकि शर्वरी वाघ टैलेंट जो है इज़ बीन मैनेज बाय यशराज, मिलने ही नहीं देते। शर्वरी वाघ महाराष्ट्र ने, मनोहर जोशी साहब की ग्रैंड डॉटर है। मैं महाराष्ट्रियन हूँ और कई मराठी पेपरों में अच्छा खासा काम कर चुकी हूँ, और क्या कहूँ, ऑनेस्टी से काम करती आई हूँ। शर्वरी वाघ को कितने मैगज़ीनों में, मराठी में एक परंपरा है दिवाली मैगज़ीन, तो तब वो चाहते थे कि शर्वरी वाघ को कवर पर ले, क्योंकि उनकी 2-3 मुंजा जैसी फिल्में रिलीज़ हुई थी, सफल भी हुई थी, एंड एवरीबडी वॉज बिहाइंड मी। मतलब जो आउटसाइड के जो मैगज़ीन्स है कि आप शर्वरी को कवर पर हम लेते हैं, आप उनका बस इंटरव्यू कीजिए और हमें कंटेंट दीजिए कि वो कैसे आना हुआ। एक राजनीतिक माहौल है उनके परिवार का, तो वो छोड़कर फिल्मों में कैसे आई। शी हैज़ ब्यूटी, टैलेंट, मतलब एक वो पैकेज जैसी लगी उनको। पर मेरी लाख कोशिशों के बावजूद शर्वरी वाघ को इंडस्ट्री में आए हुए 4 साल हो चुके, मैंने आज तक उनका इंटरव्यू नहीं किया, करने ही नहीं दिया यशराज ने। तो अनुष्का शर्मा और एक एक्ट्रेस आई थी यशराज से, तो इन लोगों को यशराज जैसे। अनुष्का शर्मा का इंटरव्यू किया सुल्तान के वक्त, उन्होंने किया, पर अब पिछले कुछ सालों से वो करने नहीं देते। पर आप कांटेक्ट ही नहीं कर पाते उनसे, कि कांटेक्ट होता है लेकिन वो मना कर देते हैं? नहीं, वो एक OTT पे फिल्म आई थी महाराज,
आमिर खान के बेटे जुनैद खान के साथ। हाँ, उसमें भी शर्वरी वाग थी। हाँ, शर्वरी वाग थी और शालिनी पांडे थी। हाँ, शालिनी। तो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसमें शर्वरी वाग, शालिनी पांडे और जुनैद सभी से हमारी मुलाकात हुई, पर एक सेल्फी के अलावा इंटरव्यू नहीं मिला। तो सिर्फ फ़ोटो लेने के लिए तो कोई जाने का मतलब नहीं बनता। अगर कलाकार से आप 10 मिनट 15 मिनट बातचीत करें तो वी कैन एबल टू राइट मोर अबाउट देम, उसका क्या फ़ायदा है। तो ये नए जो टैलेंट है, ये इनमें एक और क्रिटिसिज्म फेस करने को मिलता है कि ये पहले से ही प्लास्टिक सर्जरी करके आते हैं और पहले से ही अपना फेस, बॉडी सब चेंज करते हैं, कॉम्प्लेक्शन भी चेंज करते हैं। तो इसके बारे में आप कुछ बता सकते हैं, राइट फ्रॉम श्रीदेवी की दोनों लड़कियों से लेके तो आज तक, तो इनके बारे में आपको क्या जानकारी है? करते हैं, लेकिन लोग इसको अब प्रोफेशनल रिक्वायरमेंट समझते हैं, खासकर एक्ट्रेसेस को, कि उनको एक पर्टिकुलर फिगर चाहिए सुंदर दिखने के लिए। किसी के लिप्स अच्छे नहीं तो लिप्स करो। शिल्पा शेट्टी ने भी अपनी नोज़ की सर्जरी करवाई थी, बात काफ़ी उभर कर आई थी। कभी अनुष्का शर्मा के लिप्स सर्जरी की भी बारे में बात काफ़ी आई थी, छपी थी। अगर आप स्टार्स को पूछेंगे वो तो मना ही करेंगे, लेकिन समाओ ये उनकी प्रोफेशनल रिक्वायरमेंट है तो वो करते हैं। किसी एक्टर ने इस तरह की प्लास्टिक सर्जरी की ये बात सुनने में नहीं आई। हीरो ने हाँ, मतलब लीडिंग हीरो ने ऐसी सर्जरी की, ऐसा कभी सुनने में नहीं है। एक्ट्रेसेस को करना पड़ता है, ये उनका कहना है, प्रोफेशनल रिक्वायरमेंट है सुंदर दिखने के लिए। नोज़ ठीक नहीं, नोज़ करो, लिप्स ठीक नहीं है, या उनके फिगर में कहीं कुछ कमी है तो उसको ठीक करवाओ। बहुत कॉमन हो चुका है। मोनी राय से लेकर दिशा पटानी, नोरा फतेही, सब जितने भी लोग हैं सब ने कुछ ना कुछ करवा ही रखा है टू फिट इन दैट क्राइटेरिया। बालों को स्ट्रेटनिंग करना कितना कॉमन है, हर मतलब समाज में, सोसाइटी में हर दूसरी लड़की कर रही है। अब ये बात मुझे यहाँ बोलनी नहीं चाहिए, मेरे बाल कर लिए। किसी ज़माने में मैंने अपने बालों को स्ट्रेटनिंग करवाया था, लेकिन उसका बुरा असर हुआ, दे स्टार्टेड फॉलिंग। मैंने कहा नहीं, जो नेचुरल बाल रहने दो, मुझे कोई ज़रूरत नहीं, आई एम नॉट एक्टर और आई एम नॉट टू कॉन्शियस अबाउट माई लुक। whatever I am today, looking the way I am, looking towards my age, I am accepting it. लेकिन सामान्य लड़कियां भी कर रही है, तो जो एक्ट्रेसेस लाइमलाइट में हैं उनके लिए ये प्रोफेशनल रिक्वायरमेंट है ना। लेकिन मैं जैसे समझता हूँ, पता नहीं उनके दिमाग में क्या होता होगा जो एक्ट्रेसेस है उसमें। जैसे नोरा फतेही को तो कोई ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि वो पहले से ही सुंदर दिखती थी, उनको लोग उसकी वजह से ले रहे थे। उनके डांसिंग तो टैलेंट उनमें है ही है, उनको शायद कोई ज़रूरत नहीं थी एज अ ले मैन, तो उन्होंने भी किया। तो उनके ऊपर क्या एक इंटरनल प्रेशर होता है कि नहीं, मुझे कुछ ना कुछ तो करने की ज़रूरत है, तभी जाके मेरे को एडेप्टेशन मतलब मिलेगा मुझे। प्रेशर वो मानते हैं। कंगना रनावत तो बहुत फेयर है, सुंदर है, उन्होंने उनके बाल तो कर लिए रखे ना, कहाँ विदेश में जाके उन पर स्ट्रेटनिंग किया। अगर किया भी है तो यहाँ लोकल इंडिया में किया है ना। किसी दौर में विद्या बालन के बाल घुंघराले थे। आपने अगर उनकी हम पाँच टीवी सीरियल देखी है, खुद विद्या बालन ने मुझे कहा कि मेरे स्ट्रगलिंग पीरियड में मैंने मेरे बालों पर इतने प्रोसेस करवाए, क्योंकि उनको विधु विनोद चोपड़ा ने कहा था, डायरेक्टर प्रदीप सरकार के, कि अगर मेरे कॉन्सेप्ट अनुसार, मेरे विजन के अनुसार परिणीता अगर सुंदर नहीं लगी, बॉन्ग ब्यूटी नहीं लगी, तो मैं उनको लॉन्च करने में असमर्थ होऊंगा। तो शी वेंट थ्रू लॉट ऑफ प्रोसीजर, कई बार बालों को स्ट्रेटनिंग करवाना, वो बॉन्ग साड़ी पहनना, वैसा मेकअप करना, कई बार, अनगिनत बार। शी फेस्ड लॉट ऑफ थिंग्स। तो करती है एक्ट्रेसेस, और शायद उनके प्रोफेशन के लिए ये ज़रूरी भी है अकॉर्डिंग टू देम। आम लड़की तो है नहीं कि डजेंट मैटर एट ऑल। करेक्ट। और बहुत बार ये सब चीज़ें उल्टी भी पड़ जाती है एक्ट्रेसेस के ऊपर, क्योंकि सर्जरीज कहीं फेल हो जाती है, कहीं सही तरह से नहीं होती है, और फिर उनके ही करियर पे वो रिवर्स इम्पैक्ट कर दी जाती है। और शायद फिर कोयना मित्रा वाली बात। एग्जैक्टली, उनकी सर्जरी फेल हो गई, आज कोयना मित्रा नोवेयर है। तो कभी हो जाता है। पूजा जी, ऐसा सुनने में आता है कि सिलसिला जो मूवी है उसमें जो कास्टिंग हुआ वो
वो बहुत ही कॉशियसली हुआ और वो कहानी भी बहुत कॉशियसली सेलेक्ट हुई, क्योंकि हरी भाई और जया भादुरी और रेखा और अमिताभ बच्चन, इनके जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स दिखाए, ऐसे सुनने में आया कि कुछ तो उसमें रियल लाइफ इंसिडेंट्स और ऐसे करके थोड़ा प्रमोट भी हुई वो मूवी। हाँ, पर उस वक्त वो फिल्म चली नहीं। सॉन्ग्स तो आज भी सदाबहार है, हर स्टेज शोज़ में सिलसिला के सॉन्ग्स का इस्तेमाल होता है, बजते हैं ये सॉन्ग, पर उस वक्त वो फिल्म नहीं चली। आज की कल्ट क्लासिक है, वक्त की बात है। लेकिन हाँ, ये सुनने में आया, लेकिन सिलसिला की जो कास्टिंग थी, यश जी ने अमित जी, रेखा जी और जया जी को मद्देनज़र रखते हुए नहीं की थी। पहले ये फिल्म स्मिता पाटिल करने वाली थी। हाँ, परवीन बाबी की भी बात हुई थी कि परवीन बाबी को भी कास्ट किया जाने वाला था। रेखा जी का रोल, हाँ, मतलब अब कौन सा रोल कौन करने वाला था ये पता नहीं, पर शायद स्मिता जी जय जी वाला रोल करने वाली थी, रेखा जी वाला रोल परवीन बाबी करने वाली थी। अनफॉर्चुनेटली परवीन बाबी की मेंटली स्थिति ठीक नहीं रही आगे चलकर, तो ये कास्टिंग दिमाग में रखी नहीं थी। जब वो कास्टिंग वर्क नहीं की, तब यश जी ने थोड़ा सा प्रोफेशनल अप्रोच लेते हुए सोचा कि रेखा जी और अमित जी की जो अफेयर वाली बातें हैं, इसको हमेशा के लिए स्टॉप कर देते हैं। और शायद इसी वजह से जया जी तब तो फिल्मों में काम नहीं करती थी, शादी हो चुकी थी उनकी। ऑफ कोर्स शादी हो चुकी थी, अमित जी बच्चे भी हुए थे। तो यश जी जया जी को अपनी सिस्टर मानते थे, जया जी यश जी को अपने भाई मानती थी। तो यश जी कुड कन्विंस जया जी कि आप ये रोल कर दीजिए बीवी वाला। उन्होंने कर दी, मतलब बात उनकी मानी, और वो तब जाके सिलसिला का प्रोजेक्ट बना। ये शुरू में ऐसा कोई था नहीं दिमाग में उनके, क्योंकि जया जी काम ही नहीं कर रही थी। अभी आपने प्रवीण बाबी की बात की, उनके डेथ का भी कुछ कॉन्स्पिरेंसी है कि वो कैसे नहीं, उनकी कोई मृत्यु हुई? कॉन्स्पिरेंसी नहीं है। हाँ। उनकी दिमागी हालत खराब होती गई। ये बात तो किसी से छुपी नहीं कि परवीन बाबी वॉज क्लोज टू महेश भट्ट जी, डैनी डेंगजोप्पा एंड सो इज़ कबीर बेदी। इन तीनों के साथ उनके करीबी रिश्ते थे जो वर्क नहीं हुए। फिर इनसिक्योरिटीज़ करियर की, उनका अल्कोहलिक होना, ये चीज़ें उनके लिए वर्क नहीं की। थिंग्स वेंट बैड टू वर्स्ट। और वो एक फ्लैट में कुछ मरी हुई। हाँ। 2-3 दिन जब दरवाज़ा नहीं खुला तो तोड़ा गया, अंदर वो मतलब डेथ हो चुकी थी उनकी। तो अकेली ही रहती थी वो तब? अकेली रहती थी। और जब उनकी मेंटली हालत ख़राब थी, तो उन्होंने मेरे फ़ोन करने पर घर पर बुलाया था। तो कुछ ऐसे ही एब्सर्ड बोलना था उनका। उनको कुछ लग रहा था कि कोई उनको मारने की कोशिश कर रहा है। उनको ड्रीम्स भी काफ़ी डरावने आते थे। और एज सच मैंने कोई स्टाफ देखा नहीं उनके घर पर। जुहू के कालूमल एस्टेट में रहती थी वो। तो आई वेंट विथ वन ऑफ माई कोलीग फोटोग्राफर। तो उन्होंने इंटरव्यू भी दिया था तब? हाँ, बिल्कुल। उसी दौर की जीनत अमान थी जो आज भी हैं, और उन्होंने भी बैड मैरिज फेस किया हुआ है। तो वो इतने ग्लैमरस और इतने नंबर 1 एक्ट्रेसेस बैड मैरिजेस में कैसे रहते हैं लोग? मतलब सुनने में आया कि उनका थोड़ा चेहरे में भी मार लगी थी बिकॉज ऑफ मैरिज एंड एवरीथिंग। वो क्या किस्सा है? वही बात है कि ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। कोई टॉलरेट करता है रिश्तों को, रिश्ता आगे ले जाता है। जीनत अमान एंड हर हस्बैंड एक्टर मजहर खान, इन दोनों के मतलब वैवाहिक जीवन से उनको बेटे भी हुए 2। तो एज अ मदर, एज अ वाइफ उन्होंने उस रिश्ते को चलाया, लेकिन इन बिटवीन उनकी मौत हो गई मजहर खान की। तो शी वॉज सिंगल मदर, रेज्ड हर किड्स। और जो पैसे उनको तब मिलते थे या आज मिल रहे हैं, सरवाइव किया उन्होंने और आज डिग्निफाइड लाइफ जी रही है वो। शी इज़ वेरी मच एक्टिव ऑन सोशल मीडिया, अपनी बातें लिख रही है, अपनी जज्बातों को लिख रही है, समाज से कनेक्टेड है। परवीन बाबी वॉज हर कंटेम्प्रेरी, लेकिन परवीन बाबी खुद को संभाल नहीं पाई। वही मतलब आप
किस मिट्टी के बने हैं, हाउ यू आर फेसिंग द लाइफ, हाउ यू आर टेकिंग योर ओन लाइफ, इस पर काफ़ी कुछ डिपेंड करता है। पूजा जी, आप इतने एक्टर्स और एक्ट्रेसेस का इंटरव्यूज़ लेते हैं, आपने एक दो कहानियाँ भी बताई कि कैसे गोविंदा जी ने आपको वेट करवाया बहुत देर तक, लेकिन क्या आपने बैड बिहेवियर को फेस किया है? आपने गुड बिहेवियर के बारे में बताया कि तीनों खान्स बहुत अच्छा प्रोफेशनल अप्रोच रखते हैं, लेकिन कोई ऐसे इंडस्ट्री में हुआ है कि मीडिया के साथ किसी ने गलत व्यवहार किया है? तो हाँ, ये बात तो सच है कि एक्टर्स कभी कभी बैड मूड में होते हैं और वो अपना फ्रस्ट्रेशन, अपना गुस्सा मीडिया पे निकाल लेते हैं, विच इज़ वेरी बैड। मीडिया आपके घर के लोग नहीं है, घर के लोगों के साथ ऊंच नीच होती रहती है, व्यवहार में कम ज़्यादा होते रहते हैं, घर के लोग हमें संभाल लेते हैं। तो चांद्रयान नाम का एक OTT शो, वेब सीरीज़ टेलीकास्ट होने वाला था, तो उसके इंटरव्यू के लिए मुझे PR एजेंसी ने इनवाइट किया था। इट वाज वीडियो इंटरव्यू। तो मैं गई थी, तो स्टेज पे नकुल मेहता, दानिश सईद और श्रेया शरण, ये तीनों एक्टर बैठे हुए थे। मुझे 15 मिनट का वक्त दिया गया था। 15 मिनट के वक्त में मैंने तकरीबन 12 मिनट चांद्रयान को लेके सवाल किए, क्योंकि PR एजेंसी एक्सपेक्टिंग मी कि आई शुड फोकस ओनली ऑन चांद्रयान बिकॉज दे वांटेड टू प्रमोट दैट वेब शो। सो एज पर देयर रिक्वायरमेंट एंड एज पर देयर एक्सपेक्टेशन फ्रॉम मी, मैंने उसी को लेके सवाल किए। जो बचे खुचे 3 मिनट थे, मैंने कहा कुछ और पूछूं ताकि मेरा वीडियो इंटरव्यू देखने वाले लोग कुछ और भी चाहे मेरे शो से। तो मैंने नकुल मेहता से कहा कि नकुल जी, आपका नाम तो काफ़ी बड़ा है टेलीविज़न इंडस्ट्री, यू आर वन ऑफ द हाईएस्ट पेड एक्टर, बहुत बेहतरीन एक्टर है। मैंने उनकी तारीफ़ की, वो है ही, मतलब बड़ा नाम है। तो क्या यू ऑलवेज वांटेड टू डू टेलीविज़न शो या फॉटे कुछ और था, आप फिल्म करना चाहते थे? तो उन्होंने इस बात को लेकर कोई नापसंदी दर्शाई नहीं। ऑन द कॉन्ट्री उन्होंने कहा, हाँ मैडम, थैंक यू कि यू आर सेइंग कि आई एम डूइंग गुड ऑन टेलीविज़न। ऐसा कुछ नहीं, मैं छोटे शहर से आता हूँ, उस शहर से मुंबई तक आना आसान बात नहीं है। तो वो मैं आ चुका और काम कर रहा था। तो मैंने जो फिल्म की वो फिल्म चली नहीं, बॉक्स ऑफिस नहीं मिला, और इस दरमियान मैंने सोचा कि अगर टेलीविज़न की कोई अच्छी ऑफ़र आती है तो आई शुड एक्सेप्ट दैट। तो मैं टेलीविज़न करने लगा और टेलीविज़न पे मुझे अच्छी सक्सेस मिली। अभी 2-3 सेंटेंस उन्होंने पूरे किए न किए, अचानक से श्रेया शरण मेरी तरफ और मुड़ी और मुझे कहती है, आप खुद को सीनियर जर्नलिस्ट कहती है और आप ये सवाल क्यों कर रही है? वो क्या करे, इस पर आपका क्या मतलब बनता है? हो सकता है आप अगला सवाल ये करोगी कि मैं क्यों साउथ की फिल्में कर रही हूँ, क्यों बॉलीवुड की फिल्में नहीं कर रही हूँ। दिस इज़ अनफेयर, दिस इज़ अनफेयर, ब्ला ब्ला ब्ला। मतलब मुझे तो समझ में नहीं आया। मैंने उनको बताने की कोशिश की हम्बल टोन के साथ कि श्रेया, अगला सवाल आपको एड्रेस करूँगी, लेकिन माय क्वेश्चन इज़ एड्रेस टू नकुल जी एंड ही इज़ आंसरिंग दैट। उनको कोई लगा नहीं कि आपत्ति नहीं थी कि इस मेरे सवाल पे, और आई डोंट थिंक कि इसमें कोई आपत्ति उठाने वाली बात है। मैडम सुनने के पक्ष में थी नहीं, और आई डोंट वांट टू क्रिएट अ सीन ओवर देयर। एक जर्नलिस्ट हूँ, डिग्निटी मेंटेन करना ज़रूरी है। अगर वो भड़की, उस पर मैं भड़की, तो दैट वोंट बी अ राइट थिंग। तो मुझे तो आज तक वो तो मेरे लिए एक नाइटमेयर हो गया। मतलब उन्होंने मुझे ये कहा कि कौन कहेगा आप सीनियर जर्नलिस्ट है। आई वाज दैट, मैंने कहा बोल क्या रही है? हूँ तो हूँ मैं जर्नलिस्ट, मैं ये नहीं कहती कि आई एम द टॉप ऑन द वर्ल्ड, मैं देश की सबसे बड़ी, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं सिंसियरली अपना काम कर रही हूँ, दैट्स ऑल। क्यों उन्होंने अपना फ्रस्ट्रेशन और अपना गुस्सा मुझ पर निकाला पता नहीं, पर हाँ ये होता ज़रूर है कि कभी कभी कलाकार किसी और मूड में होते हैं और गुस्सा कहीं का कहीं निकाला जाता है। तो उनका बिहेवियर बड़ा ही वियर्ड टाइप का था। तो पूजा जी,
आप इस शो में आई और अपने 42 इयर्स का एक्सपीरियंस जो है वो हमारे साथ शेयर किया। न सिर्फ आपने आजकल के जो बॉलीवुड का या कल्चर है फिल्म लाइन का वो बताया, बल्कि पुराने समय भी कैसे चलता था वो भी आपने शेयर किया। तो मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एंड आपने इतनी सारी चीज़ें हमें बताई। जाते जाते आप कुछ कहना चाहती हैं ऑडियंस को जो आपको सुन रही हैं, और वो कुछ बॉलीवुड के बारे में जानकारी देना चाहती हैं, या किस तरह से आपको परसीव करना चाहिए एक्टर्स को, एक्ट्रेसेस को, या पिक्चर जो बनती हैं उन सबको? पहली बात तो ये कि थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी हियर, आई एम थैंकफुल। ऐसी कोई मैं ग्रेट नहीं हूँ कि किसी को कुछ नसीहत दे सकूँ। समाज, दर्शक, फिल्म मेकर्स ऑल आर वाइज इनफ, वेरी स्मार्ट, दे नो हाउ टू मेक द फिल्म्स, हाउ टू प्रोड्यूस द फिल्म। एक्टर्स नो वेरी वेल देयर जॉब, सो देर इज़ नथिंग एज सच कि आई कैन एडवाइज देम। बस हर व्यक्ति, कलाकार हो या फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े व्यक्ति हो, इवन दर्शक, अपनी अपनी ड्यूटी करे। फिल्म मेकर्स बड़ी मेहनत के साथ फिल्म बनाते हैं, तो पायरेसी न करे, अपने मोबाइल से थिएटर में जाके कुछ शूट न करे। बड़ी बड़ी फिल्मों के, इवन हम धुरंधर देखने गए थे, तो धुरंधर देखते समय भी कुछ दर्शकों ने अपने जेब से मोबाइल निकाला, दे वांटेड टू शूट द एंटायर सीन, दैट इज़ ऑल्सो रॉन्ग। मज़ा किरकिरा हो जाता है एंड मेकर्स स्पेंड ह्यूज अमाउंट ऑन द फिल्म प्रोडक्शन। कलाकारों को बड़ी पारिश्रमिक देते हैं, तो हर कोई अगर अपनी अपनी जिम्मेदारी ढंग से निभाए तो कुछ नौबत नहीं आई कि मेरे जैसे सामान्य जर्नलिस्ट कुछ कह सके। बाय द वे दैट्स लाइफ, हमारी डेली लाइफ एंटरटेनमेंट से जुड़ी है, और ज़िंदगी का एक बड़ा हिस्सा एंटरटेनमेंट में जाता है, विच इज़ रिक्वायर्ड। इट्स अ थेरेपी फ्रॉम डे टू डे टफ लाइफ, hardships are there. So I am asking and requesting everyone to do their job and duties with full force, with full honesty, and that's it. Thank you so much. Thank you so much.